फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 136.1। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 136.1। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 136.1। सवाल पूछें। किस तरह के सवाल? हान चूचू बहुत हैरान था। सीधे तौर पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जैसा कि कहावत है, इन विनो वेरिटास, सत्य नशे में बाहर आता है। नौकरानी ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, जब वह नशे में होता है तो एक भी सच नहीं उगलता। इसलिए मैं उसके नशे का फायदा उठाकर उससे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ और अपने दिल में उठे संदेहों का समाधान करना चाहती हूँ। ठीक है मिस, जल्दी से पूछो और जब तुम्हारा काम हो जाएगा मैं कार्रवाई करूंगा। हान चूचू पहले से ही अधीर हो रहा था। निजी नौकरानी लिन बेईफान के पास पहुंची। पहले तो उसकी हालत को ध्यान से जांचा और पाया कि वह वाकई इतना नशे में था कि बेहोश हो गया था। तब उसे राहत महसूस हुई। इसके बाद उसने धीरे से लिन बेईफान के गाल थपथपाए। उठो, चलो उठो। लिन बेईफान ने अचंभे में अपनी आंखें खोलीं। क्या बात है? निजी नौकरानी लिन बेईफान के कान के पास झुकी और ऑर्किड की तरह मीठी सांस के साथ फुसफुसाया, मेरे पास आपके लिए कुछ प्रश्न हैं और आपको उनका ईमानदारी से जवाब देना होगा, समझे? बस जो पूछना है पूछो, मैं सुन रहा हूँ, लिन बेईफान ने घबराहट में कहा। उसकी आंखें लगभग फिर से बंद हो रही थीं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, पिछली बार झाओ कियानजिन ने आपके लिए जो बंस बनाए थे, क्या वे स्वादिष्ट थे? निजी नौकरानी ने धीरे से पूछा। लिन बेईफान ने अपना सिर हिलाया। स्वादिष्ट नहीं, बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं, वे बहुत मसालेदार थे। हे, मुझे पता था। मैंने इतनी मिर्च डाली है कि आप प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, ऐसा कोई तरीका नहीं है। निजी नौकरानी विजयी भाव से हंसी। निश्चित रूप से। हान चूचू ने जोर से सिर हिलाया और कहा, इतने मसालेदार बंस, मुझे भी इन्हें खाने के बाद आधे दिन तक असहज महसूस होता है। अगर उसने इतने सारे खाए तो वह निश्चित रूप से इसे सहन नहीं कर सकता था। निजी नौकरानी ने सिर नीचा करके पूछा, यदि वे स्वादिष्ट नहीं थे तो फिर भी तुमने उन्हें क्यों खाया? लिन बेईफान ने हैरानी से कहा, क्योंकि आप देखिए, वे कियानजिन द्वारा बनाए गए थे। उन बंस को देखकर मैं बता सकता हूं कि उन्हें बनाना उसके लिए कितनी मेहनत थी। अगर मैंने उन्हें नहीं खाया तो वह निश्चित रूप से बहुत दुखी होगी। अगर वह दुखी है तो मुझे भी बहुत दुख होगा। निजी नौकरानी का दिल कांप उठा और उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन ये बंस बहुत मसालेदार हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। चाहे वह कितना भी मसालेदार क्यों ना हो, मुझे फिर भी उन्हें खाना ही पड़ेगा। अन्यथा क्या कियानजिन की छोटी सी योजना विफल नहीं हो जाएगी? निजी नौकरानी चौंकी। तुम्हें पहले से पता था? हे, मैं इतनी छोटी सी चाल को कैसे नहीं देख पाया? लिन बेईफान ने अपना सिर टेबल पर टिका दिया, आंखें बंद करके एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ। वह मुझसे असंतुष्ट होगी, फिर भी बदला लेने में असमर्थ होगी, इसलिए वह मुझे दंडित करने के लिए इन तरीकों का उपयोग करना चाहती है। इसलिए मैं उसकी योजना को उसके खिलाफ कर दूंगा और उसके दिल को संतुष्ट करने के लिए ये सभी बंस खाऊंगा। फिर मैं ऐसा व्यवहार करूंगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। हे, नाटक क्यों कर रहे हो? निजी नौकरानी ने पूछा। मूर्ख, क्या तुम इतना सरल सिद्धांत नहीं समझ सकते? लिन बेईफान ने नाक भान से कुड़ी। जब वह असफल होगी तभी वह दूसरा बदला लेने के बारे में सोचेगी। वह मुझे ढूंढने आती रहेगी और फिर मैं उसे अक्सर देख सकूंगा। हे, मैं समझदार हूं, है ना? निजी नौकरानी हंसे बिना नहीं रह सकी और झल्लाहट से बोली, स्मार्ट। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये चीज़ें तीखी, खट्टी और नमकीन होती हैं और इन्हें खाने के बाद तुम्हें बहुत बुरा लगेगा? बेशक मुझे पता है, लेकिन कियानजिन को देख पाना ही काफ़ी है। तुम सचमुच मूर्ख हो। निजी नौकरानी की निगाहें नर्म पड़ गईं जब उसने लिन बेईफान को देखा। क्या आप वास्तव में झाओ कियानजिन को इतना पसंद करते हैं? लिन बेईफान ने अचानक कहा, बेशक मुझे वह पसंद है। अगर वह पसंद नहीं होती तो उसके पागलपन में उसका साथ कौन देता? लेकिन वह तो एक साधारण नौकरानी है। वह साधारण नहीं है। लिन बेईफान ने फिर चिल्लाकर कहा, भविष्य में वह मेरी पत्नी होगी, मेरे राज्य के लिए मातृवताकृत्य। तो फिर तुम्हें उसमें क्या पसंद आया? तुम दोनों की मुलाकात सिर्फ कुछ बार हुई है, ये पहली नज़र में सिर्फ वासना नहीं हो सकती, है ना? निजी नौकरानी ने नीचे देखते हुए पूछा। लिन बेईफान ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि मुझे उसमें क्या पसंद है, मैं तो उसे देखते ही उस पर फिदा हो गया। प्यार अकथनीय है और यह बहुत गहरा है। निजी नौकरानी थोड़ा कांप उठी। प्रेम अकथनीय है और यह गहरा है, कितना सुंदर वाक्यांश है। नशे में धुत लिन बेईफान को देखकर उसकी निगाहें एक अलग ही रंग में आ गईं। बैठते हुए वह फुसफुसाई, लेकिन तुम्हारा परिणाम अच्छा नहीं होगा क्योंकि उसके पिता तुम दोनों को साथ रहने की इजाज़त नहीं देंगे। अगर वह नहीं मानता तो मैं उसे ज़बरदस्ती ले जाऊंगा। मैं मूर्ख सम्राट हूँ, मुझे तुच्छ चीज़ों की परवाह क्यों करनी चाहिए? लिन बेईफान ने नाक भान से कुड़ी। लेकिन उसके पिता कोई साधारण आदमी नहीं है। अचानक लिन बेईफान चिल्लाया, भले ही उसके पिता ग्रैंड मास्टर हो, मुझे डर नहीं है।
क्या तुम्हें सचमुच डर नहीं लगता? निजी नौकरानी ने उत्सुकता के साथ पूछा। इसमें डरने की क्या बात है? लिन बेईफान ने गर्व से कहा, अगर बात बन गई तो मैं उसे दुर्घटना का शिकार बना दूंगी। उसके साथ 10 या 8 बच्चे पैदा करो, फिर देखो कि उसके पिता को अब भी कोई आपत्ति है या नहीं। तुम मुझे मार डालोगे, मैं इसे संभाल नहीं सकती। निजी नौकरानी ने बड़ी शर्मिंदगी से कहा और उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। लिन बेईफान शांत नहीं बैठ सका और गति के साथ आगे बढ़ते हुए निजी नौकरानी की बाहों में गिर गया, जहां वह उसके आलिंगन में जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। निजी नौकरानी अपनी झुंझलाहट के बावजूद मुस्कुराए, वह इतना नशे में है कि वह खुद को भी स्थिर नहीं रख सकता है। नीचे देखते हुए उसने अचानक देखा कि लिन बेईफान काफी सुंदर था। उसकी तलवार जैसी भौहें और तारों भरी आंखें, उसकी विशेषताएं गहरी और उत्तम थीं, और वह 9वें राजकुमार से भी अधिक आकर्षक लग रहा था। इसके अलावा अपने लंबे समय से उच्च पद पर आसीन होने के कारण उनमें शांति और प्रतिष्ठा का भाव था, जो उन्हें विशेष रूप से आकर्षक बनाता था। लेकिन कभी कभी वह बहुत शरारती, शैतानियों से भरा हुआ तथा चालबाजियों से भरा हुआ हो सकता है। मैं अनजाने में उसके द्वारा धोखा खा गया। फिर भी उसके साथ रहना बहुत मज़ेदार होगा, है ना? जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसका चेहरा अचानक लाल हो गया, और आश्चर्य की बात यह थी कि उसे प्रत्याशा की भावना महसूस हुई। उस समय हान चूचू अब और इंतजार नहीं कर सकता था। मिस, क्या आपने पूछना समाप्त कर दिया है? चलो अब करते हैं, इसे करें। निजी नौकरानी अचानक जाग गई। उसने लिन बेईफान को देखा, जो एक बच्चे की तरह सो रहा था, और उसे वह कुछ प्यारा लगा। अचानक उसे दया का एहसास हुआ, शायद हमें इसे भूल जाना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भूल गए? क्यों? हान चूचू ने आश्चर्य से आंखें चौड़ी करते हुए कहा। दूसरे पक्ष की संदिग्ध निगाहों के नीचे निजी नौकरानी खांसने लगी और कुछ अस्वाभाविक ढंग से बोली, वास्तव में जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे वास्तव में कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसके बजाय मैं इन दिनों उसे परेशान कर रही हूँ, इसलिए चलो इसे भूल जाओ। हान चूचू चिंतित हो गया, लेकिन मिस, उसने आपका इतना बड़ा फायदा उठाया और आप इसे ऐसे ही जाने देंगी? ऐसा लगता है कि मैं सचमुच इसे जाने नहीं दे सकता। निजी नौकरानी ने अपना सिर नीचे किया, अपने दोनों छोटे हाथ बढ़ाए, लिन बेईफान की नाक को चंचलता से दबाया, उसके कानों को खींचा और फिर उसके चेहरे को तहस नहस कर दिया, उसे विभिन्न आकृतियों में गूंथ दिया। हे, ये तो मज़ेदार है। कुछ देर तक खेलने के बाद उसने अनिच्छा से अपने हाथ छोड़ दिए। ठीक है, सज़ा खत्म हो गई। हान चूचू की आंखें चौड़ी हो गईं। मिस, यह ऐसे ही खत्म हो गया। निजी नौकरानी ने अधिकारपूर्वक सिर हिलाया और आग्रह किया, जल्दी से जाकर लियू नपुंसक को बुलाओ ताकि वह आराम कर सके, नहीं तो ज्यादा समय बीतने पर उसे सर्दी लग जाएगी। कुछ देर बाद लियू नपुंसक अंदर आया और नशे में धुत लिन बेईफान को कुछ असमंजस से देखने लगा। महामहिम शराब का सेवन बहुत ही सावधानी से करते हैं, चाहे वे कितनी भी शराब पी लें, कभी भी नशे में नहीं होते। वह अब नशे में क्यों है? कोई बात नहीं, यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी मुझे चिंता करनी चाहिए। मैं बस लिन बेईफान को आराम करने में मदद करूंगा। इसके साथ ही भोज समाप्त हो गया। निजी नौकरानी भी आराम करने चली गई। वह आमतौर पर अच्छी नींद लेती थी, लेकिन आज रात वह बेचैन थी। समय समय पर उसके दिमाग में लिन बेईफान की छवि घूम रही थी। विशेषकर जब दूसरा व्यक्ति मुस्कुराता था तो उसे लगता था कि वह कुछ गलत करने की योजना बना रहा है, जिससे वह और अधिक सतर्क हो जाती थी। वह बुरा आदमी आधी रात में किसी के मीठे सपनों में खलल डाल रहा है। मैं अब उसके बारे में नहीं सोचूंगा, सोने का समय हो गया है। वह पलटी, अपनी रजाई को गले से लगाया और गहरी नींद में सो गई। तारांकन 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 साइलेंट लाइट द्वारा प्रायोजित अध्याय 9/29। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR-JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL। प्रायोजित सामग्री। सोने से पहले करें ये काम, हमेशा दूर रहेगा सोना। 6 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप। दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 136.2। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 136.2। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 136.2। अगले दिन जब सूरज आसमान में काफी ऊपर आ चुका था, तब वह सुस्ती के साथ उठी। मिस, कल रात आपने बहुत अच्छी नींद ली। सूरज की रोशनी आपके नितंबों पर पड़ रही है और आप अभी तक नहीं उठी हैं, हान चूचू ने कहा। निजी नौकरानी ने जम्हाई ली, शायद इसलिए कि मैंने कल रात बहुत अधिक शराब पी ली थी, इसलिए मैं थोड़ा अधिक देर तक सो गई। ये बात तो सही है। मिस, नाश्ता तैयार है, चलो साथ में खाते हैं। ठीक है, मैं नहाने के बाद खाऊंगा। कुछ देर बाद दोनों महिलाओं ने नाश्ता शुरू कर दिया। उस समय हान चूचू ने पूछा, वैसे मिस, क्या हम अभी भी जा रहे हैं? भाप से पका हुआ रोटी खाते हुए निजी नौकरानी ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई जल्दी नहीं है। क्या 9वां राजकुमार अभी भी यहाँ नहीं है? हम उसे और पीटने के अवसर ढूंढेंगे।
हमें ये हर दूसरे दिन करना चाहिए जब तक कि वह सगाई तोड़ न दे। हान चुचू को सहानुभूति का एहसास हुआ, लेकिन वह पहले से ही बिस्तर पर पड़ा है। नहीं, हमें ये करना ही होगा। निजी नौकरानी ने दांत पीसते हुए कहा, अगर हम उसे सगाई तोड़ने के लिए मजबूर नहीं करते तो मेरी शादी का क्या होगा? क्या तुम सच में मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करते देखना चाहते हो जिससे मैं प्यार नहीं करती और मौत से भी बदतर जिंदगी जीना चाहती हो? हान चुचू ने जोर से सिर हिलाया। मिस, निश्चिंत रहें, आपकी खुशी के लिए मैं निश्चित रूप से कोई दया नहीं दिखाऊंगा। अच्छा, मैं यह मामला तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, मैं मौज मस्ती करने जा रहा हूँ। मिस, आप किससे मिलने जा रही हैं? मैं छोटे मूर्ख सम्राट को देखने जा रहा हूँ। हे। निजी नौकरानी ने उत्सुकता से कुछ उबले हुए बंस और सोया दूध का एक कटोरा उठाया, उन्हें एक खाद्य कंटेनर में रखा और उत्साह से शाही महल में भाग गई, जहां शाही अध्ययन में उसकी मुलाकात लिन बेईफान से हुई। लिन बेईफान बहुत खुश था। कियांगजिन, तुम आ गए। महाराज, आप कल रात नशे में थे, इसलिए यह विनम्र लड़की आपके पेट को साफ करने के लिए विशेष रूप से कुछ उबले हुए बंस और सोया दूध लेकर आई है। निजी नौकरानी ने पास आते हुए प्रसन्न और सुंदर मुस्कान के साथ कहा। कियांगजिन, तुमने इसमें अपना दिल लगाया है। लिन बेईफान ने खाने का डिब्बा खोला और दिल खोलकर खाना शुरू कर दिया। निजी नौकरानी ने पूछा, इसका स्वाद कैसा है? ये बहुत स्वादिष्ट है। कियांगजिन, क्या तुमने इसे बनाया है? लिन बेईफान ने खाते हुए पूछा। निजी नौकरानी को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। हाँ, मैंने इसे बनाया है। आपके पाक कौशल में बहुत सुधार हुआ है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, चूंकि तुम्हें ये पसंद है इसलिए कृपया और ले लो। निजी नौकरानी खुश हो गई। एक हाथ मेज पर टिकाए, उस पर अपना छोटा सा सिर रखकर वह लिन बेईफान को अपना लाया हुआ नाश्ता खाते हुए देख रही थी। अपने अंदर उमड़ती एक अवर्णनीय खुशी को महसूस करते हुए वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। सिर्फ देखो मत, खुद भी खाओ। लिन बेईफान ने कहा, मैं पहले ही खा चुका हूँ महाराज, कृपया अपने भोजन का आनंद लें। ठीक है, ये सचमुच स्वादिष्ट है। उसी समय एक अत्यंत सुंदर स्त्री कई महल की दासियों से घिरी हुई धीरे धीरे अंदर आए। आपकी दासी महाराज को सादर प्रणाम करती है। सम्राट 10,000 वर्ष तक जीवित रहें। निजी नौकरानी को इस खूबसूरत महिला को देखकर ईर्ष्या का अनुभव हुआ। ये कौन है? लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, कियांगजुन, मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। इस महिला का नाम वांग जियांगजुन है, वह मेरी संगिनी है। तो यह आपकी पत्नी है? निजी नौकरानी ने धीरे से कहा, उसकी आवाज़ में निराशा का भाव था। हालांकि उसे पहले से ही इसका अंदाजा था, फिर भी वह परेशान होने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने मन ही मन खुद को सांत्वना दी और तर्क दिया कि आखिरकार वह सम्राट है और एक सम्राट के लिए पत्नियां रखना सामान्य बात है। किस सम्राट के पास अनेक महलों और कक्षों वाला हरम नहीं था? संगिनी, ये है। महाराज, परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, यह अवश्य ही मिस झाओ कियांजिन होंगी, है ना? निजी नौकरानी अचंभित रह गई। तुम मुझे जानते हो? पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं जानती हूँ। महाराज अक्सर मेरे सामने तुम्हारा जिक्र करते हैं और कहते हैं कि वे तुम्हें अपनी रखेल बनाने की योजना बना रहे हैं। निजी नौकरानी का दिल खुशी से भर गया। क्या उसने सचमुच ऐसा कहा था? मैं तुमसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ? पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा और स्नेहपूर्वक बोली, बहन, क्या अब तुम्हारे पास समय है? चलो, मैं तुम्हें शाही महल से परिचित कराने के लिए बाहर ले चलती हूँ। निजी नौकरानी ने एक पल सोचा और सिर हिलाया। ठीक है। लिन बेईफान ने सिर हिलाया। ठीक है, तुम आगे बढ़ो, मैं अपना काम खत्म करने के बाद तुम्हारे साथ आऊँगा। तो फिर महाराज, आपकी पत्नी अब विदा लेगी। पत्नी निजी नौकरानी के साथ चली गई। फिर कंसोर्ट ने एक टूर गाइड की तरह निजी नौकरानी को चारों ओर घुमाया, उसे जगहें दिखाईं और शाही महल के अंदर के दृश्यों से परिचित कराया। एक चक्कर लगाने के बाद कॉन्सर्ट ने भी कहा, बहन, महल में कमोबेश यही स्थिति है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बेझिझक मेरे पास आएं और मैं निश्चित रूप से आपकी सारी उलझन दूर कर दूंगा। अन्य लोगों के उत्साही व्यवहार ने निजी नौकरानी को पूरी तरह से अभिभूत कर दिया। बहन, मैं यहाँ एक आदमी के लिए तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए हूँ। क्या तुम्हें जलन नहीं होती? रानियां गहरी सांस लेकर बोली, सच कहूं तो अंदर से कुछ जलन तो हो रही है। लेकिन आखिर महाराज हैं, कौन सम्राट सिर्फ एक औरत रखता है? अगर वे तैयार भी हो जाएं तो भी दरबारी कभी राजी नहीं होंगे। ये सच है। निजी नौकरानी ने सहमति में सिर हिलाया। तो मैं मानसिक रूप से काफ़ी समय से तैयार हूँ। इसके अलावा लगातार महामहिम के साथ रहने में सक्षम होने के कारण मैं पहले से ही पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और इससे अधिक कुछ नहीं चाहता हूँ। बहन, मैंने सुना है कि आप कभी एक साधारण महिला थीं। निजी नौकरानी ने पूछा। पत्नी ने सिर हिलाया। वास्तव में मैं एक साधारण महिला हुआ करती थी। लोग कहते थे कि मैं आपदा लाने वाली, स्वर्ग का विनाशक सितारा हूँ जिसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। महामहिम से मिलने के बाद ही मेरी किस्मत बदली और मुझे घर की गर्माहट महसूस हुई। इसलिए मैं महामहिम के साथ बिताए दिनों को विशेष रूप से संजोती हूँ। क्या महाराज आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं? निजी नौकरानी ने उत्सुकता से पूछा। कॉन्सर्ट के चेहरे पर एक आनंदमय मुस्कान फैल गई।
हालांकि बाहर उसकी छवि खराब है, लेकिन वह मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, अक्सर मेरी भलाई के लिए चिंता दिखाता है, और जब वह बहुत व्यस्त होता है तब भी वह मेरे साथ बिताने के लिए कुछ समय निकाल लेता है। वह स्वर्ग द्वारा मुझे दिया गया एक आदर्श व्यक्ति है। क्या वह वाकई इतना अच्छा है? ये सुनने के बाद निजी नौकरानी को उम्मीद जगी। अगर मेरी उससे शादी हो जाए तो क्या मैं भी बहुत खुश रहूंगी। तस्क तस्क तस्क, कागज पर अभी तक एक लकीर भी नहीं है। अपनी कल्पना को बेलगाम न होने दें। ऐसा प्रतीत हुआ कि पत्नी ने उसके छोटे छोटे विचारों को समझ लिया और हंस पड़ी। क्यांगजन, निश्चिंत रहें, महामहिम हर उस महिला के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं जिससे वे प्यार करते हैं। उदाहरण के लिए, उनकी बचपन की प्रेमिका सिस्टर चाई युक्सिन, वह एक जनरल बनना चाहती थी और युद्ध में जाना चाहती थी। सभी जोखिमों को धता बताते हुए महामहिम ने उन्हें एक जनरल के रूप में नियुक्त किया और उन्हें युद्ध में सैनिकों का नेतृत्व करने दिया। इसलिए यदि आप शाही परिवार में शादी करते हैं तो निश्चित रूप से आपके साथ अन्याय नहीं होगा। निजी नौकरानी बहुत शर्मा गई। किसने कहा कि मैं उससे शादी करने जा रही हूँ? मैंने अभी तक इस बारे में सोचा भी नहीं है। उसे देखकर पत्नी खुद को हंसने से नहीं रोक सकी। तुम्हारा हृदय तो पहले से ही महामहिम पर आ गया है, फिर भी तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे। वह स्पष्ट रूप से मौत के सामने भी जिद्दी बनी हुई है। तभी लिन बेईफान मुस्कुराते हुए पास आए और बोले, आप किस बात पर चर्चा कर रहे हैं जो आपको इतनी हंसी आ रही है? निजी नौकरानी ने जोर से सिर हिलाया, कुछ खास नहीं, बस कुछ लड़कियों की बातें हैं। क्या ऐसा है? लिन बेईफान ने कंसोर्ट की ओर देखा। पत्नी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, हाँ महाराज, ये तो महिलाओं के बीच की कुछ निजी बातचीत है। आपको पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लिन बेईफान ने हंसते हुए कहा, अगर आपके पास कोई और काम नहीं है तो क्या हम साथ में टहलने और आराम करने चलें? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ महाराज। तीनों शाही महल में आराम से टहलते रहे। रास्ते में लिन बेईफान ने मजाकिया टिप्पणियों से दोनों महिलाओं को असाधारण रूप से खुश रखा। इस दौरान कई मंत्री राज्य के मामलों पर रिपोर्ट करने आए, लेकिन लिन बेईफान ने उन सभी को आसानी से संभाला। लिन बेईफान को अधिकारियों के साथ इस तरह के आदेश के साथ व्यवहार करते हुए देखकर निजी नौकरानी प्रशंसा की भावना से खुद को रोक नहीं सकी। ऐसा लगता है कि उससे शादी करना ज्यादा बुरा नहीं होगा। इस बीच नौवां राजकुमार मौत से भी बदतर जीवन जी रहा था। जब भी उसका शरीर थोड़ा ठीक होता तो उसकी मंगेतर हान चूचू उसे पीटती और फिर वह बिस्तर पर ही पड़ा रहता। वह इसे बिल्कुल भी समझ नहीं सका। वह स्पष्ट रूप से एक राजकुमार था, फिर उसका जीवन इतना दुखी क्यों था? वह ऐसे दिनों से तंग आ चुका था और अब इस तरह नहीं जीना चाहता था। बिल्कुल नहीं, मुझे ये शादी रद्द करनी ही होगी। अगर सम्राट सहमत नहीं हुआ तो मैं साधु बन जाऊंगा, कभी शादी नहीं करूंगा और न ही रखेल रखूंगा, सिर्फ एक दीपक के साथ अकेले रहूंगा और अकेले ही मर जाऊंगा। उसी समय हान चुचू अंदर आया। तुमने अभी क्या कहा? नौवें राजकुमार ने गुस्से में कहा, मैंने कहा था कि मैं सगाई तोड़ना चाहता हूँ। औरत, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। क्या अब तुम खुश हो? अच्छा। हान चुचू ने नौवें राजकुमार को एक हाथ से उठाया और कंधे पर फेंक दिया। चीखने के बाद नौवां राजकुमार दुख और आक्रोश में चिल्लाया, मैंने तो सगाई तोड़ दी है, फिर भी तुम मुझे क्यों मार रहे हो? क्षमा करें, ये सिर्फ एक प्रतिक्रिया थी। नौवें राजकुमार को खून की खांसी हुई। 2 दिन आराम करने के बाद उन्होंने ग्रेटजिया छोड़ दिया। कुछ समय बाद हान चुचू और उसकी निजी नौकरानी को एक पत्र मिला। नौवां राजकुमार सगाई तोड़ने के लिए वापस जा चुका है। हमारे किए का पता चलने पर पिताजी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने हमें वापस लौटने और सजा भुगतने का आदेश दिया। निजी नौकरानी ने पत्र नीचे रख दिया और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मिस, यह अच्छी बात है। हान चुचू ने उत्साह से कहा, यह वास्तव में एक अच्छी बात है। ये सिर्फ इतना है कि निजी नौकरानी ने लिन बेईफान के बारे में सोचा और अचानक उसके साथ भाग लेने के लिए अनिच्छुक महसूस किया। तारांकन 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 साइलेंट लाइट द्वारा प्रायोजित अध्याय 10/29। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL। प्रायोजित सामग्री, सफेद दाग का कर्मांगा खात्मा और निकले सुंदर दाग त्वचा। कोलकाता हाउसवाइफ ने खोजा मेल स्टेमिना बढ़ाने का अचूक उपाय। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 137.1। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 137.1। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 137.1। एक साथ बिताए दिनों के कारण उसके मन में लिन बेईफान के प्रति गहरा लगाव पैदा हो गया था। लिन बेईफान का सुंदर और आकर्षक रूप, लिन बेईफान का विनोदी और मजाकिया आकर्षण, लिन बेईफान का गहरा स्नेह और लिन बेईफान की कभी कभार की शरारतें हमेशा उसके दिल को झकझोर देती थीं, जिससे उसका जीवन विशेष रूप से मज़ेदार और पूर्ण हो जाता था। कभी कभी वह सोचती थी कि क्यों न यहीं रह जाऊं। आखिरकार उसे जल्द या बाद में किसी से शादी करनी ही होगी।
किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने के बजाय जिसे वह पसंद नहीं करती, वह लिन बेइफान से शादी कर सकती है। कम से कम यह आदमी, खैर वह प्रिय नहीं है, लेकिन आखिरकार उसकी सगाई पहले ही हो चुकी है। नौवां राजकुमार सगाई रद्द करने के लिए वापस जा चुका है और उन्हें हालात के बारे में बता चुका है। इसलिए उसके पिता बहुत नाराज हैं और उन्होंने उन्हें वापस लौटने और सज़ा स्वीकार करने का आदेश दिया है। इसलिए भले ही वहां से निकलना कठिन हो, उन्हें वापस जाना ही होगा। अन्यथा यदि उसके पिता और अधिक क्रोधित हो गए तो परिणाम और भी गंभीर होंगे। अंत में निजी नौकरानी शाही महल में आई और लिन बेइफान को विदाई दी। महाराज, नौवां राजकुमार अपनी सगाई रद्द करने के लिए वापस चला गया है और स्वामी बहुत क्रोधित है और युवती से वापस आने का आग्रह कर रहा है। उसकी निजी नौकरानी के रूप में मुझे भी वापस जाना चाहिए। लिन बेइफान बहुत अनिच्छुक था। क्या तुम नहीं रोक सकते? ग्रैंडमास्टर ने तुम्हारी जवान औरत को बुलाया है, तुम्हें नहीं। निजी नौकरानी को यह बहुत मनोरंजक और कुछ हद तक गर्वपूर्ण लगा। महामहिम अभी भी उसकी असली पहचान नहीं जानते, उन्हें लगता है कि वह सिर्फ एक मामूली नौकरानी है। अगर उसे उसकी असली पहचान पता चल जाए तो क्या उसे आश्चर्य होगा? हाँ, इसके बारे में सोचने मात्र से ही वह उत्सुकता से भर जाती है। महाराज, इस बार मुझे युवती के साथ वापस लौटना होगा ताकि मामले को सुलझाया जा सके। भविष्य में हमारे पास बहुत समय होगा, क्योंकि हमारे पास साथ में बिताने के लिए बहुत दिन होंगे। निजी नौकरानी ने धीरे से कहा। वास्तव में बंद करना आवश्यक था। वह इस सगाई को साफ साफ समाप्त करना चाहती थी ताकि वह लिन बेइफान के सामने सम्मान और गर्व के साथ खड़ी हो सके। लिन बेइफान ने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, चूंकि यही मामला है इसलिए मैं तुम्हें और नहीं रोकूंगा। जाओ और सुरक्षित लौटो और अपनी यात्रा का ध्यान रखना। महाराज, कृपया अपना भी ख्याल रखना। मेरी अनुपस्थिति में आपको अपना ख्याल रखना होगा। मैं जा रही हूँ। निजी नौकरानी ने हल्के से हाथ हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन बेइफान ने पुकारा, सुरक्षित रहो। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद निजी नौकरानी ने अपनी गर्दन पीछे घुमाई। उसकी आंखों में एक अवर्णनीय कोमलता थी और उसने उत्सुकता से पूछा, महाराज, जब मैं चली जाऊंगी तो क्या आपको मेरी याद आएगी? लिन बेइफान कुछ कदम आगे बढ़ी और निजी नौकरानी के ठीक सामने आकर ऊपर से उसे देखने लगी। निजी नौकरानी कुछ असमंजस में थी। महाराज, आप क्या करने जा रहे हैं? प्यार को शब्दों में बयां करना मुश्किल है, इसलिए मैं इसे अपने कामों से दिखाऊंगा। लिन बेइफान ने अपनी बाहें फैलाईं और उसे कसकर गले लगा लिया। निजी नौकरानी पहले तो चौंक गई, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसने अपने होंठ फुला लिए। महाराज वाकई कभी नहीं बदलते। इस समय भी वे किसी का फायदा उठाना नहीं भूलते। कितना चुलबुला प्लेबॉय है। ठीक है, तो फिर उसे मुझे गले लगाने दो। वैसे भी ये पहली या दूसरी बार नहीं है। उसका छोटा सा सिर धीरे से लिन बेइफान की छाती पर टिका हुआ था और उसने चुपके से अपनी बाहें फैला दी और धीरे से लिन बेइफान की कमर को गले लगा लिया। 1 घंटे बाद दोनों महिलाएं राजधानी शहर छोड़ चुकी थीं। निजी नौकरानी समय समय पर पीछे मुड़कर मन ही मन सोचती रहती थी कि वह कब वापस आ सकेगी। अगली बार जब वे मिलेंगे तो क्या वह उससे पहले की तरह प्यार करेगा? इस समय लंबे समय से दबा हुआ हान चुचू मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछ लिया, मिस, क्या आप लिन बेइफान के प्यार में पड़ गई हैं? निजी नौकरानी का गुप्त आकर्षण उजागर हो गया और उसके गाल हल्के लाल हो गए। उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और जिद करते हुए कहा, तुम क्या कह रहे हो? कियांगजिन, बकवास मत करो। मिस, हम साथ साथ बड़े हुए हैं, आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती। आपका स्नेह आपके चेहरे पर साफ झलक रहा है, आप इसे बिल्कुल भी नहीं छिपा सकते। बस इसे ईमानदारी से स्वीकार करें। निजी नौकरानी नाराज़ हो गई। तो क्या हुआ अगर मुझे कोई पसंद आ गया? क्या इसमें कुछ गलत है? क्या मैं किसी के प्यार में नहीं पड़ सकती? बेशक, आप कर सकते हैं। जब तक आप, मिस, खुश हैं, मैं आपका पूरा समर्थन करता हूँ। हालांकि अगर मास्टर को इस बारे में पता चला तो वह बहुत नाराज़ हो सकता है और लिन बेइफान के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। जब समय आएगा। निजी नौकरानी भी चिंता में पड़ गई। अपने पिता के उग्र स्वभाव को याद करके उसे डर लगने लगा। उसके पिता उसे बहुत प्यार करते थे और कभी उस पर हाथ नहीं उठाते थे, लेकिन लिन बेइफान शायद इतनी भाग्यशाली नहीं थी। उसके पिता जब क्रोधित होते थे तो बहुत हिंसक और उग्र हो जाते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। बढ़ती हुई निराशा महसूस करते हुए निजी नौकरानी ने अपना सिर हिलाया। अच्छा, चलो अभी इस बारे में चिंता न करें। जब हम वापस आएंगे तब इस बारे में बात करेंगे। उन दोनों ने अपनी चाल कौशल का प्रयोग किया और शीघ्रता से वहां से चले गए। महान ली 9वें राजकुमार और 2 महिलाओं के प्रस्थान के साथ लिन बेइफान का शाही महल बहुत शांत हो गया। ... इस बीच बगल में पीला आकाश संप्रदाय जोरदार ढंग से फल फूल रहा था। महान झू साम्राज्य और महान शी साम्राज्य पहले ही लगभग पूरी तरह से गिर चुके थे। प्रत्येक राष्ट्र के 1/3 नागरिक पीले आकाश संप्रदाय के अनुयायी थे। स्थिति इतनी उलझी हुई थी कि यह नियंत्रण से बाहर थी। अब महान झू साम्राज्य भी नियंत्रण से बाहर था। लिन बेइफान को प्राप्त नवीनतम समाचार के अनुसार महान झू साम्राज्य के पीले आकाश संप्रदाय के भीतर शिष्यों की संख्या 2 मिलियन तक पहुंच गई है और कई दूरदराज के क्षेत्र गिर गए हैं।
महान जू राज्य द्वारा उन्हें दबाने के लिए एक बड़ी सेना की तैनाती से कोई खास फायदा नहीं हुआ। उन्हें काटना घास काटने जैसा है, हमेशा अधिक घास होती है और यह बेहद परेशानी भरा है। इसलिए महान जू साम्राज्य ने एक दूत भेजा है। महान जिया सम्राट को नमस्कार। लिन बेईफान ने अधिकारपूर्वक आदेश दिया, औपचारिकता से छुटकारा पाओ। महान जू साम्राज्य के दूत को यहाँ क्या लेकर आया है? ग्रेट जू किंगडम के दूत ने जोर से कहा, येलो स्काईस एक्ट हमारे देश में तबाही मचा रहा है, जिससे लोगों में अराजकता और दुख पैदा हो रहा है। ऐसा कहा जाता है कि ग्रेट जिया के पास एक ड्रम है, जिसे बजाने पर येलो स्काईस एक्ट के शिष्यों की चेतना जागृत हो जाती है। इसलिए महामहिम ने मुझे विशेष रूप से यह महान ड्रम उधार देने के लिए भेजा है। उम्मीद है कि ग्रेट जिया उपकार करेंगे। लिन बेईफान ने हाथ हिलाकर कहा, वह ड्रम टूट गया है, इसलिए उसे उधार नहीं दिया जा सकता। तुम्हें उसे वापस कर देना चाहिए। महान जू के दूत ने लिन बेईफान की ओर देखा और कहा, महान जिया सम्राट, मैंने जो सीखा है उसके अनुसार वह ड्रम हमेशा शाही महल में बरकरार और बिना किसी नुकसान के रखा गया है। इसलिए मैं आपसे उदारतापूर्वक इसे हमें उधार देने के लिए कहता हूं, और महान जू निश्चित रूप से एक अच्छा इनाम देगा। लिन बेईफान ने हंसते हुए कहा, अगर यह मेरे पास भी है तो क्या होगा अगर मैं इसे उधार न दूं? अब ग्रेट शे और ग्रेट जू के अलावा ग्रेट जिया के आसपास के महान साम्राज्यों में केवल अपेक्षाकृत दूर स्थित ग्रेट जू साम्राज्य ही बचा था। ये सभी राष्ट्र ग्रेट जिया के लिए खतरा थे, इसलिए लिन बेईफान उन्हें और अधिक अव्यवस्था में देखना चाहता था। उनकी ओर से मदद का हाथ बढ़ाने का विचार तो दूर की बात थी। महान जिया सम्राट, अन्य महान राज्यों की तरह मैं आपसे सहायता की विनती करता हूं। ऐसा करके आप हमारे महान जू साम्राज्य के साथ मित्रता प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा हमारे सम्राट स्वयं आकर इसे वापस ले सकते हैं। महान जू दूत ने कहा। लिन बेईफान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? यह कोई धमकी नहीं है, केवल तथ्य बता रहा हूं। ग्रेट जू के दूत ने गर्व से कहा, हमारा ग्रेट जू एक पुराना और स्थापित महान साम्राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 3 मिलियन वर्ग मील से ज्यादा है, 20 मिलियन से ज्यादा की आबादी है, 3 मिलियन की सैन्य शक्ति है, जिनमें 20 जनजात स्वामी हैं। हमारी व्यापक राष्ट्रीय शक्ति ग्रेट जिया की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है। हालांकि हम एक राजवंश नहीं हैं, लेकिन हम उससे कम दुर्जय नहीं हैं, और हमारी ताकत पड़ोसी देशों को डराती है। हमारे सम्राट ने शाही क्यूई के शिखर तक साधना की है और आधा कदम आगे बढ़कर आधा कदम ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उनके पास कई भाग्यशाली दिव्य तकनीकें भी हैं, जो उनकी ताकत को अविश्वसनीय रूप से दुर्जय बनाती हैं। ग्रैंड मास्टर न होते हुए भी वे इससे बहुत दूर नहीं हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हम ईमानदारी से ढोल उधार लेने आए हैं, उम्मीद है कि महान जिया अपना समर्थन दे सकता है। अन्यथा मैं एक विनम्र सेवक के साथ बात करना आसान है, लेकिन हमारे संप्रभु इतने मिलनसार नहीं हैं। लिन बेईफान जोर से चिल्लाया, बाईजू, इस आदमी को मारने में मेरी मदद करो। हाँ महाराज। बाईजू की आकृति प्रकट हुई और फिर उसने तेजी से अपनी तलवार महान जू के दूत की ओर बढ़ा दी। ग्रेट जू के दूत, जिनके पास कुछ मार्शल आर्ट कौशल थे, हताशा के एक पल में चकमा देने में कामयाब रहे और घबराहट में कहा, जब राष्ट्र युद्ध में हो तो दूतों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। महान जिया सम्राट, क्या आप ग्रेट जू को दुश्मन बनाना चाहते हैं? उसे मार डालो। लिन बेईफान ने आदेश दिया। बाईजू एक बार फिर प्रकट हुई, उसकी तलवार की आभा और भी तेज हो गई और अंततः उसने महान जू दूत को मार डाला। काम पूरा होने के बाद बाईजू कुछ हैरान था। महाराज, क्यों? लिन बेईफान ने व्यंग्य करते हुए कहा, यह दूत एक कुलीन परिवार का वंशज था और मेरे खिलाफ द्वेष रखता था। अभी वह मुझे भड़काने की कोशिश कर रहा था, मेरे और महान जू के बीच युद्ध भड़काने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने बस उसकी इच्छा पूरी कर दी। लेकिन ऐसा करके क्या हम सचमुच महान जूई साम्राज्य का अपमान नहीं करेंगे? अगर हमने उन्हें नाराज किया है तो ऐसा ही हो। क्या मैं, सम्राट, डरूंगा? लिन बेईफान ने गर्व से कहा। बाईजू ने ग्रेट जिया की वर्तमान ताकत के बारे में सोचा। इसका प्रादेशिक क्षेत्र 1.5 मिलियन वर्ग मील तक पहुंच गया था, जनसंख्या 15 मिलियन से अधिक हो गई थी, सैन्य बल 1.2 मिलियन तक पहुंच गया था और 1 दर्जन से अधिक जनजात स्वामी भी थे। उनमें से एक था शाही क्यूई क्षेत्र के शिखर पर तलवार का बुजुर्ग, जिसके पास जुबानजियाओ दिव्य तलवार थी, जो कई राउंड तक ग्रैंड मास्टर के साथ मुकाबला करने में सक्षम थी। यद्यपि ग्रेट जिया की व्यापक राष्ट्रीय शक्ति अभी भी ग्रेट जू की तुलना में कमतर थी, फिर भी ऐसा लग रहा था कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा वह महान जू तुम्हारा दुश्मन है, बाईजू। तुमने मेरे मामलों में मेरी मदद की है और मैंने महान जू का सफाया करने में तुम्हारी मदद करने का वादा किया है। मैं अपना वचन कैसे तोड़ सकता हूँ? लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा। बाईजू का नाजुक शरीर कांप उठा, उसे हमेशा याद आया था। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, धन्यवाद महाराज। हालांकि मेरा बदला लेना अभी जरूरी नहीं है। ग्रेट जिया अभी ग्रेट जू के मुकाबले में नहीं है। चलो ग्रेट जिया के मजबूत होने के लिए कुछ और साल इंतजार करते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे ग्रेट जिया 2 साल से भी कम समय में एक छोटे से राज्य से एक महान राज्य में विकसित हो गया था, इसलिए वह ग्रेट जिया पर पूरा भरोसा रखती थी और बदला लेने की कोई जल्दी नहीं चाहती थी।
ग्रेट जिया के विकसित होने तक और 2 साल तक प्रतीक्षा करें, जब उसकी ताकत और भी अधिक हो जाएगी, और तब हम मेरी शिकायतों का बदला लेने के लिए ग्रेट जू को एक ही झटके में नष्ट कर सकते हैं। ये तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या आप पहले कुछ ब्याज नहीं लेना चाहते? क्या? भाई जू चौंक गया। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि अभी बदला लेने का सबसे अच्छा समय नहीं है, लेकिन मेरे पास ग्रेट जू को थोड़ा नुकसान पहुंचाने का एक तरीका है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप पहले कुछ ब्याज वसूलना चाहते हैं? भाई जू फिर चुप हो गया। एक क्षण बाद उसने कहा, मैं चाहती हूँ। तारांकन तारांकन तारांकन। TLN, डैनी एन से और भी टिप्स आ रहे हैं, धन्यवाद। 1129 11 से ज़्यादा 40। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL। प्रायोजित सामग्री। सफ़ेद दाग का कर्मांगा खात्मा और निकले सुंदर दाग त्वचा। कोलकाता हाउसवाइफ ने खोजा मेल स्टेमिना बढ़ाने का अचूक उपाय। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 137.2। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 137.2। अल्फा हेयर ऑयल। अब गंजेपन को कहा जाता है फिल्म बाल उबाने का एक पिज्जा तरीका। 588 गुना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 137.2। ग्रेट जिया राजधानी शहर की एक अनाम गली में। वहां एक औसत दिखने वाला काले रंग का अधेड़ व्यक्ति एक छोटी सी गाड़ी को धक्का देकर घर ले जा रहा था। दरवाज़ा बंद करते हुए उसने खुद से कहा, आज व्यापार अच्छा रहा, गाड़ी पर रखी सारी चीज़ें बिक गईं। यहाँ व्यापार करना बहुत आसान है। अगर मेरा विश्वास न होता तो मैं हमेशा ऐसे ही रहना चाहता। तभी सफ़ेद वस्त्र पहने एक अत्यंत सुंदर स्त्री उसके सामने प्रकट हुई। अपने हाथ में एक तेज तलवार लेकर उसने उसे उसकी गर्दन पर टिका दिया और कठोरता से पूछा, क्या तुम पीले आकाश संप्रदाय से हो? आदमी का दिल भय से भर गया। उसे कैसे पता चला? वह वास्तव में येलो स्काई संप्रदाय का सदस्य था और उसका एक मुख्य सदस्य भी था। ग्रेट जिया में पीले आकाश संप्रदाय के प्रतिकूल विकास के कारण उन्हें 3 जनरलों द्वारा ग्रेट जिया भेजा गया था। इसका उद्देश्य संप्रदाय के अनुयायियों की संख्या बढ़ाना नहीं था, बल्कि ग्रेट जिया शाही दरबार पर नजर रखना था, ताकि उन्हें किसी भी संकट के संकेत के बारे में पहले से ही आगाह किया जा सके। 1 महीने से ज़्यादा समय से वह एक साधारण छोटे व्यापारी की तरह अपना भेष बदलकर रोजाना छोटा मोटा व्यापार करता रहा था। उसने कोई संपर्क नहीं बनाया था, कुछ भी असामान्य नहीं कहा था, और बेहद सतर्क और कानून का पालन करने वाला रहा था। फिर भी किसी तरह खुद को उजागर कर दिया। हालांकि उन्होंने जल्दबाजी में काम नहीं किया। डरने का नाटक करते हुए उसने कहा, मिस, आप क्या कह रही हैं? मैं येलो स्काई सेक्ट का अनुयायी कैसे हो सकता हूँ? मैं तो बस एक साधारण व्यक्ति हूँ जो छोटे मोटे व्यापार करके अपना गुजारा करता हूँ। अगर आपको मेरी बात पर यकीन न हो तो मेरी तरफ देख लें। बहुत हो गई बात, भाई जू ने आदेश दिया। मैं यहाँ आपकी पहचान की पुष्टि करने नहीं, बल्कि आपको एक कार्य देने आया हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके हाथ में एक बंडल था जिसे उसने उछाल दिया। दूसरे व्यक्ति ने घबराकर उसे पकड़ लिया और पूछा, यह क्या है? बाईजू के चेहरे पर सख्त भाव थे जब उसने कहा, ये कुछ ऐसा है जिसे महामहिम ने मुझे आपको सौंपने का निर्देश दिया है। अंदर कुछ औजार और एक पत्र है। आपको तुरंत वापस जाना होगा और इसे अपने पीछे बैठे 3 स्वामियों को सौंपना होगा। यदि आप इसका पालन करने में विफल रहे तो आपको पछताना पड़ेगा। बोलने के बाद बाईजू ने अपनी तलवार लहराई, जिससे दूसरे व्यक्ति के बालों का एक गुच्छा कट गया और फिर वह शालीनता से वहां से चली गई। उस व्यक्ति ने अपनी बाहों में रखे बंडल को देखा। उसके चेहरे पर संघर्ष के भाव थे। क्या मुझे वापस जाना चाहिए या नहीं? उस दिन वह राजधानी शहर से चले गए। लगभग 5 दिन बाद वह ग्रेट जू में एक गुप्त स्थान पर पहुंचे और पीले आकाश संप्रदाय के 2 जनरलों से मिले, जिन्हें उन्होंने बंडल सौंप दिया। जनरल तियानगोंग और जनरल डिगोंग ने अपने सामने पड़े बंडल को देखा और हैरान हो गए। आप कह रहे हैं कि यह हमारे लिए महान जिया सम्राट की ओर से है? हाँ जनरलों, आदमी ने सिर झुकाकर कहा। जनरल डिगोंग कुछ हद तक नाराज थे। क्या आपको गुप्त रूप से रहना और ग्रेट जिया कोर्ट की हर हरकत पर नजर रखना नहीं था? आपने अपना भेद कैसे खोल दिया? मैं भी उतना ही उलझन में हूँ, उस आदमी ने घबराते हुए कहा। मैं लंबे समय से ग्रेट जिया की राजधानी में एक छोटे व्यापारी के रूप में छिप कर रह रहा हूँ। हमेशा नियमों का पालन करता हूँ और अपनी जगह पर रहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी पोल खुल गई। मैं भी इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। जनरल तियानगोंग ने हाथ हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, आप अभी जा सकते हैं। धन्यवाद जनरल तियानगोंग। वह व्यक्ति पीछे हट गया। बड़े भाई, आपको क्या लगता है कि उस कुत्ते सम्राट ने हमें क्या भेजा है? मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वह कुछ गलत करने की फिराक में है। जनरल डिगोंग ने लिपटे हुए बंडल को संदेह भरी नजरों से देखते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। खैर, चलो इसे खोलकर देखते हैं, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।
उन्होंने बंडल खोला तो उसमें कई छोटे ड्रम और एक पत्र मिला। जनरल तियानगोंग ने लिफाफा फाड़कर खोला और जैसे जैसे वह उसे पढ़ते गए उनके चेहरे पर गंभीरता बढ़ती गई। अपनी जिज्ञासा को रोक न पाने के कारण जनरल डिगोंग ने पूछा, बड़े भाई, पत्र में क्या लिखा है? दूसरे भाई, देखो, जनरल तियानगोंग ने पत्र सौंपते हुए आक्रोश से कहा, वह कुत्ता सम्राट वास्तव में हमें महानजू के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। पत्र में कहा गया है कि उन छोटे ड्रमों में लोगों को मोहित करने की शक्ति है। जब तक वे मारे जाते हैं, चाहे विरोधी कितने भी दृढ़ क्यों न हो, उन्हें फंसाया जा सकता है। वह चाहता है कि हम इन छोटे ड्रमों को ले लें और महानजू साम्राज्य पर कहर बरपाएं। अगर हम मना करते हैं तो वह उस नींव को नष्ट करने के लिए किसी को भेज देगा जिसे बनाने के लिए हमने इतनी मेहनत की है। कितना अहंकारी! जनरल डिगोंग ने मेज पटक दी और गुस्से में उठकर कहा, वह कुत्ता सम्राट वाकई नीच है जो हमें इस तरह धमकाने की हिम्मत कर रहा है। बड़े भाई, हमें क्या करना चाहिए? क्या हम वाकई उसके आदेश का पालन करने जा रहे हैं? जनरल तियानगोंग क्रोधित और असहाय दोनों थे। हम और क्या कर सकते हैं? महान जिया के पास कुछ ऐसा है जो हमारी तकनीक को रोक सकता है। अगर हम आदेशों का पालन नहीं करेंगे तो हमने जो नींव मुश्किल से बनाई है वह एक पल में ढह जाएगी। दूसरे भाई, क्या तुम ये सहन कर सकते हो? लेकिन हमें बिना किसी कारण के धमकाया नहीं जा सकता। मैं यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। जनरल डिगोंग ने गुस्से से भरकर कहा। जनरल तियानगोंग ने सलाह दी, अपना गुस्सा शांत करो दूसरे भाई। अब हम मछली हैं और वे चाकू हैं। भले ही हम असंतुष्ट हों, हमारे पास उनके कहे अनुसार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। भविष्य में हम उसके खिलाफ हो सकते हैं और जब हम मजबूत हो जाएंगे तो उसे अपनी ताकत का स्वाद चखा सकते हैं। अफसोस, ऐसा लगता है कि यही एकमात्र रास्ता है। जनरल डिगोंग ने निराशा में आह भरी। फिर उन्होंने इन छोटे ड्रमों को दूर स्थित महान जू साम्राज्य में अपने छोटे भाई को सौंप दिया। इन छोटे ड्रमों को पाकर जनरल रेंगोन बहुत खुश हुए और तुरंत उनका उपयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने पाया कि छोटे छोटे ड्रमों का वास्तव में असाधारण प्रभाव था। दृढ़ इच्छाशक्ति वाले कई लोग उनके प्रलोभन का विरोध नहीं कर सके और उनके अनुयायी बन गए तथा उनके उद्देश्य की सेवा करने लगे। इन दिव्य ड्रमों के साथ महान जू को पलटना केवल समय की बात है। जनरल रेंगोन की आंखें महत्वाकांक्षा से चमक रही थीं। हाथ में ये दिव्य ढोल लेकर अब वह केवल आम लोगों को मंत्रमुग्ध करने से संतुष्ट नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, चाहे कितनी भी संख्या हो, आम लोग सैनिकों की बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए उसने अपनी नज़र सेना पर टिका दी और कुछ अधिकारियों को निशाना बनाने की योजना बनाई। क्या ये दिलचस्प नहीं होगा यदि महान जू साम्राज्य के सभी सैनिक और अधिकारी पीले आकाश संप्रदाय के शिष्य बन जाएं? इसके बारे में सोचते ही वह इतना उत्तेजित हो गया मानो उसे एड्रेनालाइन का इंजेक्शन लगा दिया गया हो। बड़े भाई, दूसरे भाई, अच्छी तरह से देखो। देखो मैं कैसे ग्रेट जू को पलट दूंगा, कार्यभार संभालूंगा और शासन करूंगा। हाँ हाँ। इसके साथ ही उन्होंने मामले को अपने हाथों में ले लिया और इस मामले को व्यवस्थित करने में जुट गए। अधिकाधिक सैनिकों को अपने साथ जुड़ते देख उनकी महत्वाकांक्षा तेजी से बढ़ने लगी। इस बीच महान जू साम्राज्य के दरबार में ड्रैगन सिंहासन से क्रोधित आवाज आई, क्या? महान जिया ने ड्रम उधार देने से इनकार कर दिया और हमारे दूत को भी मार डाला। आवाज में गहरी शक्ति थी जिससे सुनने वालों के कान दर्द से गूंजने लगते थे। जो बोल रहा था वह कोई और नहीं बल्कि महान जू साम्राज्य का सम्राट था, जो एक महान विशेषज्ञ था जिसकी तुलना ग्रैंड मास्टर से की जा सकती थी। हाँ महाराज, कांपते हुए बूढ़े मंत्री ने कहा। मंत्री वे ईमानदारी से ग्रेट जिया के पास गए थे ताकि पीले आकाश की आपदा को हल करने के लिए दिव्य ड्रम उधार ले सकें। लेकिन ग्रेट जिया के सम्राट ने न केवल एक बहरा कान दिया बल्कि मंत्री वेई को भी मार डाला। ये कृत्य हमारे राष्ट्र का अपमान और महामहिम के लिए अवमानना के समान है। कृपया महामहिम, ग्रेट जिया को दंडित करने के लिए सेना भेजें। कृपया महामहिम, महान जिया को दंडित करने के लिए सेना भेजें। मंत्रियों ने एक स्वर में कहा। महान जू सम्राट ने गुस्से से कहा, महान जिया वास्तव में बहुत दूर चला गया है और उसे दंडित किया जाना चाहिए। हालांकि पीले आकाश की आपदा आसन है, इसलिए एक बार जब आपदा हल हो जाती है तो मैं निश्चित रूप से महान जिया को दंडित करने के लिए सैनिकों को दक्षिण की ओर ले जाऊंगा। महाराज बुद्धिमान हैं। मंत्रियों ने एक दूसरे को देखा और विजयी भाव से मुस्कुराए। तारांकन 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 साइलेंट लाइट द्वारा प्रायोजित अध्याय 12/40 हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मितलस का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL प्रायोजित सामग्री 6 दिन में ही रक्तवाहिकाएं 18 साल की उम्र जैसी हो जाएगी। सफ़ेद दाग का कर्मांगा खात्मा और निकले सुंदर दाग त्वचा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 138.1 गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 138.1 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अध्याय 138.1
ये पुराने मंत्री, जो जाहिर तौर पर महान जू साम्राज्य के अधीन थे, वास्तव में विभिन्न महान कुलीन परिवारों से संबद्ध थे और लिन बेइफान के प्रति गहरी नफरत रखते थे। अब जब ऐसा दुर्लभ अवसर सामने आया था तो उन्होंने तुरंत इसका लाभ उठाया। ग्रेट जू किंगडम की व्यापक राष्ट्रीय शक्ति ग्रेट जिया से कहीं ज्यादा थी और उनका संप्रभु न केवल शक्तिशाली था बल्कि बेहद घमंडी भी था। अगर ग्रेट जू किंगडम कोई कदम उठाता है तो निस्संदेह ये लिन बेइफान को बहुत बड़ा झटका देगा। शायद वे ग्रेट जिया पर भी कब्जा कर लें। क्या तब तक ग्रेट जिया के संसाधन उनके कुलीन परिवारों के हाथों में नहीं आ जाएंगे? हाँ, सचमुच एक प्रतिभा का नमूना। वे ये सोचकर हंसने से खुद को रोक नहीं सके। महान जू सम्राट ने नीचे बैठे सत्ता के भूखे कुलीनों को उदासीनता से देखा। वह पूरी तरह से जानते थे कि वे क्या सोच रहे थे। महान जिया सम्राट और विभिन्न कुलीन परिवारों के बीच संघर्ष पहले से ही सड़कों और गलियों में आम बात थी, लेकिन इस जानकारी के बावजूद भी वह कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था। एक बात तो यह है कि महान जू साम्राज्य की संपूर्ण राजनीतिक शक्ति इन कुलीन परिवारों के पास थी। कुलीन परिवारों के समर्थन के बिना न्यायालय तुरंत ध्वस्त हो जाएगा तथा राष्ट्र अराजकता में डूब जाएगा। दूसरे, सिंहासन पर उनका आरोहण कुलीन परिवारों के समर्थन से अविभाज्य था। शुरुआत में वह पुराने सम्राट को गद्दी से उतारकर सिंहासन पर बैठने में सक्षम था क्योंकि उसे इन कुलीन परिवारों का समर्थन प्राप्त था। इसलिए एहसान वापस करने के लिए उसे इन कुलीन परिवारों को कुछ लाभ देने पड़े। तीसरा, अब वह ग्रेट जिया के प्रति नाराजगी रखता है। वह उसे ढोल उधार देने से इनकार कर देता है और यहाँ तक कि उसके लोगों को मार डालता है। क्या यह उसके प्रति तिरस्कार नहीं है? वह न केवल एक राष्ट्र का सम्राट है बल्कि एक महाशक्ति भी है जो लगभग एक ग्रैंड मास्टर के स्तर का है। वह इस तरह की धृष्टता बर्दाश्त नहीं करेगा। परिस्थितियों को देखते हुए क्यों न इसका लाभ उठाया जाए। यदि संयोगवश ग्रेट जिया का पतन हो जाए तो वह उससे भी लाभ उठा सकता है। वह भी महान जिया के संसाधनों पर अत्यधिक लालच करता था। चलो अब ग्रेट जिया के मामलों को एक तरफ रख देते हैं। हमें पहले पीले आकाश संप्रदाय के साथ मुद्दे को हल करने के तरीके पर चर्चा करने की जरूरत है। सम्मानित मंत्रियों, अगर आपके पास कोई अच्छी रणनीति है तो कृपया खुलकर बोलें। महान जू सम्राट ने ऊंची आवाज में कहा। मंत्रियों को तुरंत सिर दर्द होने लगा। पीला आकाश संप्रदाय वास्तव में एक कठिन समस्या थी। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, उनमें जादू करने की एक जादुई कला थी जो आम लोगों को अपने ऊपर विश्वास करने और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहकाने में सक्षम थी। हर बार जब वे हमला करते थे तो ये टिड्डियों के प्रकोप की तरह होता था जो जलाते, मारते, लूटते थे, हर कल्पनीय अत्याचार करते थे। इसके अलावा वे खरपतवार की तरह थे जो काटे जाने के बाद फिर से उगाते थे, लगातार एक अंतहीन धारा के रूप में उभरते रहते थे जिनसे प्रभावी रूप से बचाव करना असंभव था। उन्होंने उन 3 जनरलों को ढूंढने और फिर उनसे निपटने के लिए किसी को भेजने पर भी विचार किया था। हालांकि वे तीनों छिपने में बहुत अच्छे थे। वे थोड़ी सी भी परेशानी का संकेत मिलते ही पीछे हट जाते थे और आज तक उनके छिपने के स्थान अज्ञात हैं। इस प्रकार इस बिंदु तक वे पीले आकाश की आपदा को हल करने में सक्षम नहीं हुए हैं। हम अयोग्य हैं, कृपया हमें क्षमा करें महाराज, अधिकारियों ने एक स्वर में कहा। महान जू सम्राट ने गहरी सांस ली। काश स्वर्ग तक पहुंचने की क्षमता होने के बावजूद भी वह इन भागते चूहों के सामने असहाय था। तभी एक सिपाही घबराया हुआ अंदर आया। रिपोर्ट, जरूरी खबर। महान जू सम्राट की निगाहें तेज हो गईं। क्या बात है? महामहिम को सूचित करें, दक्षिणी गैरिसन सेना में 100,000 सैनिकों का विद्रोह हुआ है और वे वर्तमान में 200,000 की एक अन्य सेना के साथ युद्ध में लगे हुए हैं। स्थिति गंभीर है और जनरल वांग पू सुदृढ़ीकरण का अनुरोध कर रहे हैं। महान जू सम्राट हैरान रह गए। दक्षिणी गैरिसन सेना ने विद्रोह क्यों किया? क्या मैंने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया? महाराज को सूचित करें, वे सभी पीले आकाश संप्रदाय के जादू से मोहित हो गए हैं और इसीलिए उन्होंने सैन्य आदेशों की अवहेलना की है। महान जू सम्राट क्रोधित हो गए। यह अपमानजनक है। पीला आकाश संप्रदाय फिर से उनके लिए मेरे लोगों को परेशान करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि वे मेरी सेना को भी भ्रष्ट कर रहे हैं। मैं उनके साथ पूरी तरह से असहमत हूं। जनरल लिन, मैं आपको विद्रोह को दबाने के लिए तुरंत 200,000 की सेना का नेतृत्व करने का आदेश देता हूं। हाँ महाराज, जनरल लिन ने सिर झुकाया और तुरंत वापस चले गए। कुछ ही समय बाद जनरल लिन ने विद्रोह को दबाने के लिए 200,000 की सेना का नेतृत्व किया। क्रूर नरसंहार के बाद अंततः विद्रोहियों को दबा दिया गया, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस युद्ध में 60,000 सैनिक मारे गए तथा 200,000 से अधिक घायल हुए। क्षति वास्तव में बहुत बड़ी थी। महान जू सम्राट को सबसे अधिक गुस्सा इस बात पर आया कि ये सैनिक दुश्मन के हाथों नहीं बल्कि अपने ही लोगों के हाथों मारे गए, जबकि मुख्य अपराधी पीला आकाश संप्रदाय बच गया। शापित पीला आकाश संप्रदाय, बेहतर होगा कि तुम मेरे हाथों में न पड़ो। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जनरल रेंगोंग छाया से निरीक्षण कर रहे थे। यद्यपि विद्रोह को दबा दिया गया था, फिर भी वह बहुत प्रसन्न था। अपने हाथ में छोटे से ढोल को देखकर वह स्नेह से बोले, ये सचमुच एक अनमोल खजाना है। अतीत में उन्होंने सैनिकों को बहकाने की कोशिश की थी,
पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि सैनिकों ने निश्चित सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया था और वे अपनी इच्छाशक्ति में बहुत दृढ़ थे। अपनी मोहक तकनीकों के बावजूद वे उन्हें प्रभावित नहीं कर सके, या दूसरे शब्दों में कहें तो प्रभाव बहुत अधिक ध्यान देने योग्य नहीं था। लेकिन अब इस ड्रम के साथ यह अलग था। बस इसे कुछ बार हल्के से पीटने से सबसे दृढ़ सैनिक भी गिर गए, हमारे सबसे वफादार अनुयायी बन गए, जो इच्छानुसार भेजे जाने के लिए तैयार थे। हाँ, इस दिव्य ढोल के साथ हमारे महान उद्देश्य की सफलता के बारे में चिंता क्यों करें। वह दिल खोलकर हंसा, क्योंकि पिछली घटना उसके लिए एक मामूली सी बात थी। जब तक दिव्य ढोल उसके पास था, वह जितने चाहे सैनिकों को मोहित कर सकता था। ग्रेट ज़ू के पास 3 मिलियन सैनिक हैं, लेकिन हमें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो अपना समय लें। जनरल रेंगोंग ने ड्रम को अपनी कमर में डाला और फिर शहर के अंदर सरकारी कार्यालय में प्रवेश किया। उन्हें देखते ही स्थानीय मजिस्ट्रेट ने तुरंत अत्यंत सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए वह झुका और हाथ जोड़कर बोला, जनरल। जनरल रेंगोंग ने सहमति में सिर हिलाया। उसने न केवल यहाँ की सेना को बल्कि कुछ स्थानीय अधिकारियों को भी अपने कामों में मदद करके गुमराह किया था। ग्रेट ज़ू सैनिकों की वर्तमान स्थिति क्या है? जनरल को रिपोर्ट करते हुए, विद्रोहियों को दबा दिया गया है। हालांकि चूंकि यहाँ अभी विद्रोह हुआ है, इसलिए ग्रेट ज़ू सैनिकों ने पूरे शहर में मार्शल लॉ लगा दिया है। सर, अगर ज़रूरी न हो तो बाहर जाने से बचना ही बेहतर होगा। मैं समझता हूँ, लेकिन सिर्फ उन सैनिकों के होते हुए वे मुझे कैसे हिरासत में रख सकते थे? जनरल सच बोलता है। पीले आकाश देवता की सुरक्षा के साथ भले ही आप हजारों सैनिकों का सामना करें, वे आपकी प्रगति में बाधा नहीं डाल सकते। काउंटी मजिस्ट्रेट ने थोड़ी चापलूसी की। ठीक कहा, हाँ। जनरल रेंगोंग गर्व से हंसे। उसकी हंसी थमने के बाद उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। मेरे लिए तुरंत एक तेज घोड़ा तैयार करो, साथ ही एक पास भी जो यात्रा को आसान बनाएगा। मुझे शहर छोड़कर ग्रेट वेस्टर्न पास की ओर जाना होगा। जनरल, आप ग्रेट वेस्टर्न पास पर क्या कर रहे हैं? काउंटी मजिस्ट्रेट ने हैरान होकर पूछा। बेशक, मैं महान ज़ू किंगडम के सम्राट को आश्चर्यचकित करने जा रहा हूँ। हाँ, जनरल रेंगोंग एक बार फिर गर्व से हंसे। अगले दिन जनरल रेंगोंग तेज घोड़े पर सवार होकर शहर से बाहर निकला। 3 दिन बाद वह ग्रेट वेस्टर्न पास पर पहुंचे, जो ग्रेट ज़ू साम्राज्य का सबसे पश्चिमी बिंदु था, जहां लगभग 300,000 की एक बड़ी सेना तैनात थी। वह महान ज़ू सम्राट के लिए एक आश्चर्य पैदा करने के लिए वहां गया था। इस प्रकार 2 दिन बाद एक और सैनिक जल्दी से ग्रेट ज़ू इंपीरियल पैलेस में भाग गया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रिपोर्ट, तत्काल रिपोर्ट। इस समय महान ज़ू सम्राट पिछले विद्रोही घटना के कारण अभी भी कुछ हद तक गुस्से में था। दूत को भागते हुए देखकर वह अधीरता से बोला, यह क्या है? जल्दी बोलो। महामहिम, पश्चिमी गैरिसन में वर्तमान में 150,000 सैनिक हैं जिन्होंने विद्रोह कर दिया है। उन पर येलो स्काई संप्रदाय के प्रभाव में आने का संदेह है और अब वे अन्य सैनिकों के साथ युद्ध में उलझे हुए हैं। वे ग्रेट वेस्टर्न पास को तोड़कर अंदरूनी इलाकों में प्रवेश करने वाले हैं। स्थिति अत्यंत गंभीर है और जनरल झाओ शुबाओ सुदृढ़ीकरण का अनुरोध करते हैं। क्या पश्चिमी गैरिसन भी अराजकता में है? क्या ये फिर से पीले आकाश संप्रदाय का काम है? महान ज़ू सम्राट एक बार फिर हैरान रह गया। हाँ महाराज, स्थिति अत्यंत गंभीर है। धिक्कार है उस पीले आकाश संप्रदाय पर। मेरे दक्षिणी गैरिसन के लिए परेशानी खड़ी करने के बाद अब उन्होंने पश्चिमी गैरिसन पर हमला शुरू कर दिया है। महान ज़ू सम्राट ने क्रोधित होकर कहा, जनरल हुआंग, आपको विद्रोह को दबाने के लिए तुरंत 200,000 सैनिकों का नेतृत्व करना है। आपका सेवक आदेश का पालन करता है। सेनापति ने सिर झुकाया और पीछे हट गया। कुछ ही समय बाद, यद्यपि उन्होंने 200,000 सैनिकों की सेना का नेतृत्व करते हुए ग्रेट वेस्टर्न दर्रे पर आक्रमण किया और स्थानीय सैनिकों के साथ मिलकर विद्रोह को दबा दिया, फिर भी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस युद्ध में 50,000 सैनिक मारे गए और 150,000 अन्य घायल हो गए। जब ये समाचार दरबार में पहुंचा तो महान ज़ू साम्राज्य के सम्राट एक बार फिर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने आदेश दिया कि पीले आकाश संप्रदाय के अनुयायियों को जड़ से उखाड़ फेंका जाना चाहिए। इस समय जनरल रेंगोंग पहले ही दूसरी जगह भाग चुके थे। दक्षिणी गैरिसन सेना और पश्चिमी गैरिसन सेना दोनों अराजकता में हैं। उत्तरी गैरिसन सेना के अव्यवस्था में न पड़ने का कोई कारण नहीं है। हे रात के अंधेरे में जनरल रेंगोंग ने चुपके से उत्तरी गैरिसन सेना के शिविर में घुसपैठ की। जैसे ही उसने छोटे ड्रम पर प्रहार किया, यहाँ के सैनिक धीरे धीरे मंत्रमुग्ध हो गए और बुदबुदाने लगे, नीला आकाश पहले ही मर चुका है, पीला आकाश जल्द ही उदय होगा। फिर उन्होंने अपने हथियार हाथ में उठा लिए और भयंकर चीख के साथ वे आगे बढ़े। इस समय अन्य सैनिक अभी भी गहरी नींद में थे। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उनके अपने साथी उनकी पीठ में छुरा घोंप देंगे। ग्रेट ज़ू इंपीरियल पैलेस के अंदर एक सैनिक तेजी से भागता हुआ आया। रिपोर्ट, जरूरी खबर। महान ज़ू सम्राट के दिल में पहले से ही एक बुरी भावना उठ रही थी। क्या बात है? जल्दी बोलो। महामहिम को रिपोर्ट करें, उत्तरी गैरिसन के 200,000 सैनिक पीले आकाश संप्रदाय के मोहक जादू के प्रभाव में आ गए हैं।
वे सैन्य आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं और अपने साथी सैनिकों पर हमला कर रहे हैं और अब तक 40,000 मारे जा चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ी सेना बनाई है, दक्षिण की ओर उत्पात मचाते हुए, लूटपाट और आगजनी करते हुए, और अब गुवानजों के करीब पहुंच रहे हैं। लानत है सब पर। इस पीले आकाश संप्रदाय ने एक बार फिर मेरी सेना पर विपत्ति ला दी है। महान जू सम्राट ने तूफान की तरह क्रोध जताया। जनरल लियू, मैं आपको विद्रोह को दबाने के लिए तुरंत 300,000 सैनिकों का नेतृत्व करने का आदेश देता हूं। उन्हें गुवानजोंग में घुसने न दें। हाँ महाराज, एक और जनरल ने विदा ली। तारांकन साइलेंट लाइट द्वारा प्रायोजित अध्याय 13/40। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL। प्रायोजित सामग्री 6 दिन में ही रक्तवाहिकाएं 18 साल की उम्र जैसी हो जाएगी। यह विनर्स फॉल डेंटल से 300 गुना बेहतर है और कीमत बहुत अच्छी है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 138.2। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 138.2। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 138.2। अंत में विद्रोही ताकतों को दबा दिया गया, लेकिन महान जू साम्राज्य को भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस समाचार को जानने के बाद महान जू साम्राज्य के सम्राट इतने क्रोधित हुए कि वे पूरी रात सो नहीं सके। उसने अपने आप से कसम खाई कि वह इस आपदा के पीछे के मास्टरमाइंड को ढूंढ निकालेगा और उनकी खाल उधेड़कर टुकड़े टुकड़े कर देगा। इस बीच मुख्य अपराधी जनरल रेंगोन पहले ही पूर्व की ओर भाग चुका था। वह सैनिकों के एक समूह के सामने एक ढोंगी की तरह खड़ा था, एक छोटे से ड्रम पर थाप देते हुए मंत्रोच्चार कर रहा था। नीला आकाश पहले ही मर चुका है, पीला आकाश जल्द ही उदय होगा। हमें पीले आकाश देवता की बाहों में जाना चाहिए, जो हमें आशीर्वाद देंगे। नीचे खड़े सैनिक धीरे धीरे मंत्रमुग्ध होकर कह रहे थे, नीला आकाश पहले ही मर चुका है, पीला आकाश जल्द ही उदय होगा। उस दिन इन सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ग्रेट जू इंपीरियल पैलेस में एक और सैनिक जल्दी से अंदर आया। उसे देखकर महान जू राज्य के सम्राट का मूड खराब हो गया। उनकी अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई जब उन्होंने कहा, आप मुझे ये बताने के लिए यहाँ नहीं है कि एक और सेना ने विद्रोह कर दिया है ना? महामहिम बुद्धिमान हैं। 200,000 की पूर्वी गैरिसन सेना को पीले आकाश संप्रदाय ने मोहित कर लिया है और अब उन्होंने शाही दरबार के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। काश! महान जू सम्राट ने गुस्से में खून थूक दिया। धिक्कार है पीले आकाश संप्रदाय पर, जिसने मेरे सभी सैनिकों को भ्रष्ट कर दिया है। जल्दी या बाद में मैं तुम्हें पूरी तरह से उखाड़ फेंकूंगा, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद उन्होंने हर जगह सैनिकों को धोखा देना जारी रखा, आग को हवा दी और विद्रोह को उकसाया, जिसके परिणामस्वरूप महान जू साम्राज्य की सेनाओं में बड़े पैमाने पर दलबदल हुआ। पहले केवल आम लोगों को ही गुमराह किया जाता था और जब तक सेना वफादार रहती थी, अराजकता नहीं फैल सकती थी। लेकिन अब यहाँ तक कि सेना भी पीड़ित हो गई है और इस प्रकार महान जू साम्राज्य पूरी तरह से अशांति में उतर गया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ग्रेट जिया शाही महल के अंदर। बाईजू ने खुशी से कहा, अब पीले आकाश संप्रदाय के व्यापक उपद्रव के कारण महान जू साम्राज्य के सभी सैनिक दलबदल कर चुके हैं और दरबार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। महान जू सरकार के पास विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि अब तक ग्रेट जू सेना ने 400,000 लोगों को खो दिया है और इस संघर्ष में 10 लाख से अधिक घायल हो गए हैं। वे दुश्मन के हाथों नहीं मारे गए, बल्कि अपने ही हाथों मारे गए। हाँ, ग्रेट जू साम्राज्य के शासक अब गुस्से में खून थूक रहे होंगे। बेशक, कौन नाराज नहीं होगा? लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा। बाईजू ने प्रसन्नतापूर्वक बोलना जारी रखा। विद्रोह को जल्दी से दबाने के लिए उन्होंने कोड़े मारने और बेत मारने जैसी कठोर सजाओं का सहारा लिया। जिन सैनिकों को मोहित किया गया था, उन्हें सीधे पीटना था, उन्हें तब तक पीटना था जब तक वे अपने होश में नहीं आ गए। ऐसा कहा जाता है कि दसियों हजार सैनिकों को पीट पीट कर मार डाला गया था और कई लाख गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जो ड्यूटी पर वापस नहीं आ सके। सैनिकों के दिल आक्रोश से भर गए थे। अराजकता के समय में सख्त कानून जरूरी हैं। महान जू सम्राट के कार्य वास्तव में अनुचित नहीं हैं, लेकिन अफसोस मानव हृदय। लिन बेईफान ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। मानव हृदय एक बहुत ही अजीब चीज है, जो सहन करने में सक्षम है, फिर भी बदलने के लिए प्रवण है। आमतौर पर यह कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बार जब कोई शक्ति खो देता है, तो परिणाम अप्रत्याशित हो सकते हैं। यह ऐसी चीज है जिसका भविष्य में उपयोग किया जा सकता है। बाईजू ने अपने सामने खड़े व्यक्ति को प्रशंसा से भरकर देखा। केवल एक पत्र और कुछ छोटे ड्रमों के साथ उसने महान जू साम्राज्य को पूरी तरह से अराजकता में डाल दिया था, जिसके कारण उन्हें सैनिकों और जनरलों को खोना पड़ा। वह सचमुच उस व्यक्ति के अनुरूप जिया जिस पर उसकी नज़र थी, भविष्य में बदला लेने की आशा थी। महामहिम, आपके विचार से ग्रेट जू में आगे स्थिति कैसी होगी?
लिन बेईफान ने एक पल सोचा और कहा, यह अराजकता लंबे समय तक नहीं चलनी चाहिए, ये जल्द ही खत्म हो जाएगी। महाराज, क्यों? बाईजू ने असमंजस में पूछा। पीला आकाश संप्रदाय गुप्त रूप से कलह फैलाना जारी रख सकता है। जब तक वे खुद को उजागर नहीं करते, वे अनिश्चित काल तक अशांति फैलाते रहेंगे, महान जू को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। आप ये क्यों दावा करते हैं कि यह अराजकता जल्द ही समाप्त हो जाएगी? क्योंकि येलो स्काई संप्रदाय ने पहले ही लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। उन्होंने विभिन्न राष्ट्रों पर असहनीय हद तक कहर बरपाया है और इन राष्ट्रों की शाही अदालतें अपनी सहनशीलता की सीमा तक पहुंच चुकी हैं और अनिवार्य रूप से कठोर कार्रवाई करेंगी। एक महान साम्राज्य जो गंभीर हो जाता है वह बहुत दुर्जय हो सकता है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और उन 3 जनरलों के अलावा पीले आकाश संप्रदाय के बाकी लोग ज्यादातर एक अव्यवस्थित भीड़ हैं, डरने की कोई बात नहीं है। एक बार जब उन 3 जनरलों को पकड़ लिया जाता है तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। हालांकि वे तीनों छिपने में माहिर हैं, लेकिन दुनिया में कई योग्य और असाधारण लोग हैं और उनसे निपटने के तरीके भी हैं। चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं। इस तथ्य के बाद ये लिन बेईफान के बयान को साबित करने लगा। पीले आकाश संप्रदाय के पीछे छिपे 3 जनरलों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए महान जू सम्राट ने उन 3 जनरलों का पता लगाने के लिए नदियों और झीलों से कई प्रसिद्ध दिव्य शिकारियों को काम पर रखने के लिए भारी कीमत चुकाई। कुछ ही समय में जनरल रेंगोन का पता चल गया। फिर महान जू साम्राज्य के शासक ने व्यक्तिगत रूप से सेना का नेतृत्व कर उसका पीछा किया और उसे मार डाला। ये जानते हुए कि उनका कोई मुकाबला नहीं है, जनरल रेंगोन ग्रेट जू की ओर भागे ताकि वे उनका पीछा छुड़ा सकें। हालांकि महान जू साम्राज्य के शासक ने लगातार उसका पीछा किया और तब तक चैन से न बैठने की कसम खाई जब तक उसका प्रतिशोध पूरा नहीं हो जाता। इस बीच महान जू और महान शी ने अन्य 2 जोड़ी जनरलों के छिपने के स्थानों का पता लगाने के लिए भी प्रयास किए और फिर उन्हें ढूंढने के लिए विशेषज्ञों को भेजा। कुछ समय के लिए वे तीनों जनरल सड़क पार करने वाले चूहों की तरह हो गए। हर कोई चिल्ला रहा था कि उन्हें मारो। दुर्भाग्यवश वे भागने में बहुत अच्छे थे। इतने सारे विशेषज्ञों द्वारा पीछा किए जाने के बावजूद वे भागने में सफल रहे और बिना किसी सुराग के गायब हो गए। हालांकि उन 3 जनरलों द्वारा अब कोई परेशानी पैदा न करने के कारण पीले आकाश संप्रदाय का खतरा समाप्त हो गया और विभिन्न देशों की सेनाओं द्वारा शीघ्र ही उसका सफाया कर दिया गया। इस समय पीले आकाश संप्रदाय के 3 जनरल एक घाटी में भाग गए थे। दूसरे भाई और तीसरे भाई, हम 3 दिन से भाग रहे हैं और उनका कोई सुराग नहीं मिला है। अब हम सुरक्षित हैं, चलो थोड़ी देर आराम करते हैं। जनरल तियानगोंग ने आवाज लगाई। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बड़े भाई सही कह रहे हैं, हमें आराम करना चाहिए। धिक्कार है, इतने दिनों तक दौड़ने के बाद मेरा घाव और भी गहरा हो गया है। जनरल डिगोन का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। उसने अपनी छाती को पकड़ रखा था जिस पर कपड़े का एक टुकड़ा लपेटा हुआ था, खून रिस रहा था। दूसरे भाई, कृपया बैठ जाओ, मैं अपनी ऊर्जा से तुम्हारी चोटों को ठीक करने में तुम्हारी मदद करूंगा। जनरल तियानगोंग ने दूसरे को बैठने में मदद की। धन्यवाद बड़े भाई। जनरल डिगोंग ने कमजोरी से सिर हिलाया। पास में खड़े होकर पहरा देते हुए उसने निराशा में अपने दांत भींचे। शुरू में हमने करोड़ों अनुयायी बनाए थे, यहाँ तक कि सेना में भी हमारे लोग थे। हमारा महान उद्देश्य सफल होने वाला था, लेकिन अंत में ये सब बिखर गया। मैं इतनी नफरत से भरा हुआ हूँ। दरअसल हारना बिल्कुल सामान्य बात है। हमने दुनिया के लोगों को कम आंका। जनरल तियानगोंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। इन दिनों में कुछ विचार करने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में बहुत अहंकारी था, ये सोचकर कि वे अपने मोहक जादू से दुनिया पर हावी हो सकते हैं, लेकिन यह नहीं समझ पाया कि बाहर हमेशा उनसे अधिक शक्तिशाली लोग भी मौजूद हैं। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि महान जिया उनकी जादुई तकनीकों को आसानी से उजागर कर सकता था। इसके अलावा उन दिव्य शिकारियों ने बिना किसी प्रयास के उनका पता लगा लिया, उनकी योजनाओं को विफल कर दिया और उन्हें पृथ्वी के छोर तक भागने पर मजबूर कर दिया। अन्य 2 जनरलों ने भी वास्तविकता को स्वीकार कर लिया और हार मान ली। माहौल कुछ उदास हो गया था जब जनरल तियानगोंग ने विषय बदला। वैसे हम कहाँ हैं? ये जगह बहुत अपरिचित लग रही है। मुझे नहीं पता, ऐसा लगता है जैसे मैं पहले कभी यहाँ नहीं आया हूँ। जनरल डिगोंग ने अपना सिर घुमाया। तीसरे भाई, आपने रास्ता दिखाया, आपको पता होना चाहिए कि हम कहाँ हैं, है ना? जनरल रेंगोंग चकित हो गए। मुझे भी नहीं पता। यदि तुम्हें नहीं पता तो फिर तुम यहाँ क्यों आए? जनरल रेंगोंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगा कि यह जगह सुरक्षित है, इसलिए मैं यहाँ भाग आया। तारांकन तारांकन तारांकन। साइलेंट लाइट द्वारा प्रायोजित अध्याय 14/40। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मितलिस का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL। प्रायोजित सामग्री। सोने से पहले करें ये काम, हमेशा दूर रहेगा सोना। 6 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 139.1। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL।
जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। सी 139.1 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 139.1 जनरल तियानगोंग ने भी अपनी भौहें सिकोड़ ली। तीसरे भाई, तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। तुम हमेशा सोच समझकर काम करते हो, काम करने से पहले योजना बनाना पसंद करते हो। अगर तुम इस जगह से परिचित नहीं होते तो तुम यहाँ क्यों आते? जनरल डिगोंग ने सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में, तीसरे भाई, एक बुद्धिमान व्यक्ति खतरनाक दीवार के नीचे खड़ा नहीं होता है। यह आपकी सामान्य शैली से पूरी तरह से अलग है। जनरल रेंगोन की आंखें चौड़ी हो गईं। आप सही हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। इन तीनों की सबसे बड़ी कुशलता न तो उनकी विशेष कला थी और न ही उनकी ताकत, बल्कि हर चीज़ के प्रति उनका सतर्क दृष्टिकोण था। कुछ गड़बड़ होने का आभास होते ही वे बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत पीछे हट जाते थे। यहाँ तक कि भागते समय भी वे अपने लिए सबसे अधिक लाभप्रद और सुरक्षित मार्ग चुनते थे। इसलिए कई बार उन्मूलन के बाद भी वे जीवित रहने में कामयाब रहे। लेकिन अब उनके तीसरे भाई ने वास्तव में एक अपरिचित स्थान पर भागने का फैसला किया था, जो स्पष्ट रूप से असामान्य था। उन तीनों के भीतर एक प्रकार की आशंका उत्पन्न हो गई। जनरल रेंगोंग ने ध्यान से पिछली घटनाओं को याद किया और फिर अपने सिर पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए अपनी छाती से कुछ निकाला और तुरंत चिल्लाया, आह, अब मुझे याद आ गया। यही चीज़ है, यही चीज़ हमें यहाँ तक ले आई है। अपने सामने रखे उस परिचित छोटे ड्रम को देखकर अन्य दो जनरल दंग रह गए। क्या ये वह ढोल नहीं है जो हमें महान जिया ने दिया है? ये लोगों के दिलों को लुभाने में विशेष रूप से प्रभावी है। तीसरे भाई, आपने इसे अपने साथ क्यों रखा? जनरल रेंगोंग ने गहरे अफसोस के साथ कहा, ये ठीक इसलिए है क्योंकि यह इतना प्रभावशाली है कि मैं इसे अपने साथ ले गया। इस चीज़ के साथ हम भविष्य में वापसी कर सकते हैं। लेकिन कौन जानता था कि यह एक जादुई ड्रम है। ऐसा लगता है कि इसमें एक ऐसी शक्ति है जो सभी को चकित कर सकती है, साथ ही मुझे भी अनजाने में इसके झांसे में ले आई। मैंने ड्रम के निर्देशों का पालन किया और यहाँ पहुँच गया। अन्य दो सेनापति भयभीत हो गए। वे तीनों दूसरों को मोहित करने में बहुत कुशल थे, फिर भी आज वे एकमात्र ढोल से मोहित हो गए थे। ये ढोल समस्या मूलक है। किसी ने हमें फुसलाकर यहाँ ला दिया है। हमें यहाँ अधिक देर तक नहीं रुकना चाहिए। चलो जल्दी से भाग चलें। ठीक उसी समय उन्होंने तीन आकृतियों के हवा में तेजी से आते हुए आने की आवाज़ सुनी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 3 हिस्सों में बढ़कर उन्होंने उनके भागने के रास्ते बंद कर दिए। जनरलों, आपको क्या लगता है आप कहाँ भाग रहे हैं? जब आप ग्रेट जिया से मिलने आए हैं तो इतनी जल्दी क्यों चले जा रहे हैं? थोड़ी देर रुकें। हम निमंत्रण देते हैं। अच्छे बनो और हमारे साथ आओ। तीनों व्यक्तियों को अपने सामने देखकर एक बार फिर उनकी आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई, क्योंकि उन्होंने इन 3 लोगों को पहचान लिया था। वे खाली हाथ के मास्टर, वाइन्सवॉर्डमर और एक युवा महिला हत्यारा थे जो खुद को बाइजू कहती थी। वे सभी महान जिया के विशेषज्ञ थे जिनके पास एस्ट्रल क्यू स्तर की ताकत थी। अब उन्हें ये कैसे पता नहीं चल पाया कि वे महान जिया के क्षेत्र में आ गए हैं? किसी ने राक्षस ड्रम के माध्यम से उन्हें यहाँ फुसलाया था। वे ग्रेट जिया के जाल में फंस गए थे। एक तेज तलवार पकड़े हुए बाइजू ने ठंडे स्वर में कहा, कृपया आप तीनों हमें कार्रवाई करने के लिए मजबूर न करें। तीनों जनरलों ने अपने सामने खड़ी महिला को देखा, जो सुंदर तो थी परंतु शांत थी, और फिर अन्य 2 विशेषज्ञों को देखा। उन्होंने आह भरी, सिर झुका लिया, संघर्ष छोड़ दिया और उनका पीछा करते हुए ग्रेट जिया की राजधानी तक चले गए। 3 दिन बाद वे राजधानी शहर के शाही महल में लिन बेईफान से मिले। तीनों जनरलों, मैं लंबे समय से आपकी प्रतिष्ठा की प्रशंसा करता रहा हूँ। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने पीले आकाश संप्रदाय की स्थापना की है, लाखों लोगों को मोहित किया है और पड़ोसी देशों में अराजकता पैदा की है। आपकी क्षमताएं वास्तव में आश्चर्यजनक हैं और मैं आपकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सकता। जनरल तियानगोन का मुंह कड़वाहट से भर गया। महाराज, आप हमारी चापलूसी कर रहे हैं। हम चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या हम अभी भी आपके हाथों की हथेली पर नहीं खेले जा रहे हैं? अन्य 2 जनरलों ने भी इस बात पर गहरी सहमति जताते हुए सिर हिलाया। उनके मुंह भी कड़वाहट से सिकुड़ गए। उनका पीला आकाश संप्रदाय वास्तव में एक विशाल शक्ति बन गया था। हालांकि उन्हें ग्रेट जिया से कभी भी थोड़ा सा भी लाभ नहीं मिला था। इसके बजाय उन्हें ग्रेट जू साम्राज्य से निपटने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अब वे अपने विरोधियों के हाथों में पड़ गए थे और उन पर बहुत बड़ा आघात हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे आश्चर्य है कि हमें बुलाने के लिए आपके महामहिम ने क्या आदेश दिया है? जनरल तियानगोंग ने मुट्ठी बांधकर पूछा। लिन बेईफान ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मैं तीनों जनरलों की बहुत प्रशंसा करता हूं और आशा करता हूं कि आप ग्रेट जिया की सेवा कर सकें और मेरे लिए काम कर सकें। आप क्या सोचते हैं? उन तीनों ने एक दूसरे को देखा, हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इसका कारण यही होगा। जनरल तियानगोंग ने कहा, हम अब बदनाम हो चुके हैं और विभिन्न राष्ट्र हमारा पीछा कर रहे हैं। क्या आपको हमें शरण देकर पड़ोसी देशों को नाराज करने का डर नहीं है, महाराज? लिन बेईफान ने अपना सिर हिलाया और गर्व से कहा, मुझे डर नहीं है। अगर हम उन्हें नाराज करते हैं तो ऐसा ही हो। वे मेरा क्या कर सकते हैं? अपनी स्थापना के बाद से ग्रेट जिया को कभी किसी से डर नहीं लगा।
जनरल डिगोंग ने पूछा, लेकिन हमारी सहज साधना के अलावा हम केवल कुछ जादुई तकनीकें ही जानते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। लिन बेईफान ने हंसते हुए कहा, मुझे आपकी विशेष कला की सबसे अधिक आवश्यकता है। वे तीनों हैरान होकर इधर उधर देखने लगे। लिन बेईफान ने समझाया, मुख्य मुद्दा यह है कि आप इसका उपयोग करना नहीं जानते। हालांकि इस जादू की कला को अपरंपरागत माना जाता है, अगर इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये देश और उसकी सेना को मजबूत कर सकती है। आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की वास्तव में कमी है, यही वजह है कि मैं आपको जीतने की कोशिश करने से खुद को रोक नहीं पाया। तीनों सेनापति एक बार फिर अचंभित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह जादू की कला किस प्रकार राष्ट्र और उसकी सेना को शक्तिशाली बना सकती है। देश पर विपत्ति और संकट न लाना ही काफी होगा। जनरल डिगोंग ने दबी हुई और असंतुष्ट आवाज में कहा, महाराज, अगर हम मना कर दें तो क्या होगा? लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप असहमत हैं तो आप शाही महल छोड़ने में सक्षम नहीं होंगे। उन तीनों के दिलों में ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगता था कि जब से वे यहाँ आए हैं उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। इत्मीनान से चाय की चुस्की लेने के बाद लिन बेईफान ने पूछा, क्या बात है जनरलों? क्या आप मेरी सेवा करने को तैयार हैं? क्या हमें इसके बारे में सोचने की भी ज़रूरत है? जनरल तियानगोंग ने नाराजगी से कहा, अगर हम सहमत नहीं हैं तो हम इस जगह को नहीं छोड़ सकते। हम तीनों भाई अपने जीवन को संजोते हैं, हमारे पास आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अन्य दो जनरलों ने गहरी सांस ली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तीनों ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया और कहा, हम आपके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। अच्छा, लिन बेईफान ने खुशी से कहा, तीनों जनरलों की सहायता से हमारा महान जिया पंखों वाले बाघ की तरह शक्तिशाली होगा। हालांकि मुझे ये भी उम्मीद है कि तीनों जनरल मुझे धोखा नहीं देंगे। यदि आप महान जिया के भीतर दुराचार में संलग्न होने की हिम्मत करते हैं तो मैं आपको निष्पादित करने में कोई दया नहीं दिखाऊंगा। तीनों जनरल बहुत घबरा गए और बार बार हाथ हिलाते हुए बोले, हम हिम्मत नहीं करेंगे, हम हिम्मत नहीं करेंगे। अच्छा, अब से हम सब एक ही पक्ष में हैं। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको वह उपचार मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। साथ ही मैं आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा और अन्य देशों को परेशानी पैदा करने से रोकूंगा, इसलिए बस यहाँ आराम से रहो। अंततः तीनों जनरलों को अपने दिलों में थोड़ी राहत महसूस हुई। क्या मैं पूछ सकता हूं कि महाराज हमारा उपयोग किस प्रकार करना चाहते हैं? जनरल तियानगोंग ने झुककर पूछा। आप क्या करना चाहेंगे? लिन बेईफान ने जवाब दिया। जनरल रेंगोंग ने तड़पते हुए कहा, दरअसल पहले हम तीनों भाई जनरल बनने की ख्वाहिश रखते थे। हम युद्ध के मैदान में विशाल सेनाओं का नेतृत्व करने, महान उपलब्धियां हासिल करने, दूर दूर तक प्रसिद्ध होने की लालसा रखते थे। लिन बेईफान ने हंसते हुए डांटा, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम तीनों अपने आप को जनरल कहते हो। लेकिन बाद में जब हमने जादू का इस्तेमाल करके बहुत से लोगों को मोहित किया तो हमारे विचार बदल गए, हमारी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गईं। हम अब सेनापति नहीं बल्कि सम्राट बनना चाहते थे। लेकिन कौन जानता था कि जनरल डिगोंग ने गहरी सांस ली। कौन जानता था कि हमारी पराजय इतनी तेजी से होगी जैसे कोई पहाड़ टूटकर गिर जाए और हमारी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं और विजय सब नष्ट हो जाएंगी। जनरल तियानगोंग ने निराश होकर कहा, अब हम भी अपनी क्षमताओं को पहचान चुके हैं और केवल अपनी जान बचाना चाहते हैं। महाराज हमें जो भी आदेश देंगे हम करेंगे। लिन बेईफान ने सिर हिलाया, मैं सम्राट बनने की आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। हालांकि अगर आप युद्ध के मैदान में सेनापति बनना चाहते हैं तो मैं अभी भी उसे पूरा कर सकता हूं। सचमुच? तीनों सेनापतियों ने आश्चर्य से कहा। मैं कभी मजाक नहीं करता, मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा। हमें ये सम्मान देने के लिए आपका धन्यवाद महाराज। वे तीनों बहुत खुश हुए। हालांकि जनरल बनने से पहले आपको युद्ध में सैनिकों का नेतृत्व करना सीखने के लिए ग्रेट जिया मिलिट्री अकादमी जाना होगा, तभी आप जनरल बन सकते हैं। लिन बेईफान ने कहा। ग्रेट जिया मिलिट्री अकेडमी। तीनों जनरलों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। तारांकन तारांकन तारांकन। साइलेंट लाइट द्वारा प्रायोजित अध्याय 15/40। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL। प्रायोजित सामग्री। यह विनर्स फॉल डेंटल से 300 गुना बेहतर है और कीमत बहुत अच्छी है। सफ़ेद दाग का करमांगा खात्मा और निकले सुंदर दाग त्वचा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 139.2। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 139.2। अल्फा हेयर ऑयल। अब गंजेपन को कहा जाता है फिल्म बाल उबाने का एक पिज्जा तरीका। 376 गुना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 139.2। फिर लिन बेईफान व्यक्तिगत रूप से तीनों को ग्रेट जिया मिलिट्री अकादमी ले गया।
जब उपराष्ट्रपति काओ काओ को लिन बेइफान के आगमन के बारे में पता चला तो उन्होंने शिक्षकों और छात्रों को प्रवेश द्वार पर उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ाया। हम आपका स्वागत करते हैं महामहिम, सम्राट अमर रहें। सभी लोग कृपया खड़े हो जाएं। लिन बेइफान ने जल्दी से नज़र घुमाई और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। प्रशिक्षण के बाद सभी की भावनाएं बदल गई हैं। मंत्री काओ, आपका योगदान बहुत बड़ा है। मैं निश्चित रूप से आपको बाद में शानदार इनाम दूंगा। काओ काओ ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, महामहिम के आशीर्वाद के लिए सभी धन्यवाद। महामहिम के नेतृत्व में हमारी अकादमी फलने फूलने और समृद्ध होने में सक्षम रही है। लिन बेइफान खुशी से मुस्कुराया, हालांकि मुझे पता है कि आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं, मैं फिर भी बहुत खुश हूँ। हा। हंसने के बाद लिन बेइफान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। मैं यहाँ मुख्य रूप से 2 कारणों से हूँ। पहला, ये देखने के लिए कि ग्रेज़िया मिलिट्री अकादमी कैसे विकसित हुई है और यह काफ़ी अच्छा काम कर रही है। और दूसरा, उसने अपने हाथ से इशारा करके पीले आकाश संप्रदाय के 3 जनरलों को बुलाया। मैं चाहता हूं कि ये तीनों अकादमी में शामिल हों और आपके मार्गदर्शन में सेना का नेतृत्व करने और युद्ध करने की कला सीखें। काओ काओ ने स्वाभाविक रूप से सहमति में सिर हिलाया, फिर जिज्ञासा से 3 अजनबियों को देखने लगा। क्या मैं जान सकता हूं कि ये 3 नायक कौन हैं? लिन बेइफान ने मुस्कुराते हुए परिचय दिया। ये तीनों व्यक्ति क्रमशः खुद को जनरल तियानगोंग, जनरल डिगोंग और जनरल वेंगोंग कहते हैं। ये सही है, वे येलो स्काई संप्रदाय के 3 संस्थापक हैं जिन्होंने अब ग्रेज़िया के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की है। सबको नमस्कार, तीनों जनरलों ने एक स्वर में कहा। काओ काओ ने भय और विस्मय के मिश्रण के साथ सुना। यद्यपि वह युद्ध की अग्रिम पंक्ति में नहीं था, फिर भी वह उनकी कुख्यात प्रतिष्ठा से अच्छी तरह परिचित था, जो उसके कानों में वज्रपात की तरह गूंज रही थी। उन्होंने पीले आकाश संप्रदाय की स्थापना की थी और लाखों आम लोगों के साथ साथ सेनाओं को भी मोहित कर लिया था, जिसके कारण महानझू और महानशी जैसे देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, जिससे उन्हें संप्रदाय को खत्म करने के लिए सेना में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था। यद्यपि पीला आकाश संप्रदाय नष्ट हो चुका था, फिर भी इन 3 व्यक्तियों की बदनामी अभी भी दूर दूर तक फैल चुकी थी। वे कुख्यात राक्षस थे जो दूर दूर तक प्रसिद्ध थे और जो रोते हुए बच्चों को भी चुप करा सकते थे। महामहिम वास्तव में चाहते हैं कि मैं इन 3 उग्र लोगों को सिखाऊं। वह ऐसा नहीं कर सकता। महामहिम, ये लिन बेइफान ने काओ काओ के कंधे थपथपाए। मंत्री जी, ये 3 लोग अब आपकी जिम्मेदारी हैं। आपको उन्हें अच्छी तरह से पढ़ाना चाहिए ताकि वे जल्द से जल्द स्नातक हो सकें और ग्रेज़िया की सेवा कर सकें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। काओ काओ को रोना आ गया। महाराज, क्या आप किसी और को नियुक्त कर सकते हैं? मैं इन तीनों को नहीं पढ़ा सकता। लिन बेइफान ने अपना सिर हिलाया। नहीं, तुम ही वो व्यक्ति हो जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। मैं तभी निश्चिंत रह सकता हूं जब तुम ही उन्हें सिखाओ। काओ काओ को रोने की और भी तीव्र इच्छा हुई। वह ये भरोसा नहीं चाहता था। उस समय लिन बेइफान ने अपना सिर घुमाया और तीनों जनरलों से सख्ती से कहा, आप अभी यहीं रहेंगे और लगन से पढ़ाई करेंगे। एक बार जब आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे तो मैं आपको युद्ध में सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए जनरलों के रूप में नियुक्त करूंगा। हाँ महाराज, तीनों ने झुककर कहा। यहाँ आप छात्र हैं और आपको सभी नियमों का पालन करना चाहिए। अगर मुझे आपकी ओर से किसी भी तरह की मनमानी या गलत व्यवहार के बारे में पता चला तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ, आपकी मृत्यु बहुत यादगार होगी। तीनों ने घबराकर उत्तर दिया, हाँ महाराज। काओ काओ के साथ कुछ और शब्दों का आदान प्रदान करने और उपस्थित छात्रों को प्रोत्साहन के शब्द कहने के बाद लिन बेइफान ने अपनी पीठ थपथपाई और चले गए। रास्ते में बाईजू ने असमंजस में पूछा, महाराज, उन तीनों को क्यों स्वीकार किया? उनकी पहचान बहुत संवेदनशील है और हमारे महान जिया के लिए बहुत परेशानी ला सकती है। लिन बेइफान ने हंसते हुए कहा, वास्तव में ये बहुत परेशानी लाएगा, लेकिन अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत सहायता भी प्रदान कर सकता है। दूसरे दृष्टिकोण से इसके बारे में सोचें, दुश्मन का दुश्मन दोस्त ही होता है न? मुझे बस यही डर है कि वे अपनी मर्जी से काम करेंगे और आदेशों का पालन नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने उन्हें काओ काओ को सौंप दिया है। लिन बेइफान हंसा। काओ काओ लोगों को समझने और उनका अच्छा उपयोग करने में माहिर है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो, एक बार जब वे उसके हाथों में आ जाते हैं तो वे अपने आप ही काम में लग जाते हैं। महाराज, क्या आप सचमुच चाहते हैं कि उनका प्रशिक्षण पूरा हो जाने के बाद वे जनरल बन जाएं? लिन बेइफान ने सिर हिलाया। बेशक, एक राजा का वचन उसका बंधन है, लेकिन वे आदतन अपराधी हैं। क्या आपको डर नहीं है कि एक बार जब वे एक बड़ी सेना की कमान संभाल लेंगे तो वे विद्रोह कर सकते हैं और अराजकता पैदा कर सकते हैं? लिन बेइफान हंसे। बिल्कुल चिंतित नहीं महाराज। क्यों नहीं? पहले 2 भाई थे जो विद्रोह करना चाहते थे और अराजकता फैलाना चाहते थे, लेकिन अब वे हड्डियों के अलावा कुछ नहीं हैं। लिन बेइफान ने आत्मविश्वास से अपनी बाहें फैलाईं और घोषणा की, यह मेरा देश है। जब तक ये ग्रेज़िया में है, चाहे कोई भी हो, उन्हें मेरे अधिकार को हिला पाना मुश्किल होगा। इसके बाद पीले आकाश संप्रदाय के 3 जनरलों ने मार्चिंग और युद्ध की कला सीखने के लिए अस्थायी रूप से सैन्य अकादमी में रुक गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसी समय ये खबर कि महान जिया ने उन्हें पकड़ लिया है पूरे देश में तेजी से फैल गई।
क्या वह मूर्ख सम्राट पागल हो गया है जो उन तीनों को अपने वश में करने का साहस कर रहा है? ये तीन लोग येलो स्काई की तबाही के पीछे के अपराधी हैं जो उथल पुथल का स्रोत हैं। क्या उस मूर्ख सम्राट को यह डर नहीं है कि उन्हें शरण देकर उसका महान ज़िया अराजक हो जाएगा? और तो और पड़ोसी देश भी उन तीनों को नहीं छोड़ेंगे। क्या वह मूर्ख सम्राट दूसरे देशों को नाराज करने से नहीं डरता? मैं अब उसे समझ नहीं पा रहा हूँ। ग्रेट ज़िया इतना अच्छा विकास कर रहा है, बिना किसी कारण के परेशानी क्यों खड़ी कर रहा है? मुझे संदेह है कि मूर्ख सम्राट फिर से अपनी आदतन मूर्खता पर उतर आया है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। हर कोई चर्चा में व्यस्त था। पड़ोसी राज्य क्रोधित हो गया और उसने कड़ा विरोध जताने के लिए दूत भेजे तथा मांग की कि लिन बेईफान उन तीन व्यक्तियों को सौंप दे। इस पर लिन बेईफान ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, भागो। महान ज़िया सम्राट, आपने उन तीनों को शरण देकर एक बहुत बड़ा अपराध किया है और इससे पहले ही जनता में आक्रोश फैल चुका है। क्या आपको डर नहीं है कि हमारे देश एक साथ उठेंगे और आप पर हमला करेंगे? एक राजनयिक ने दृढ़ता से कहा। लिन बेईफान ने ठंडी हंसी निकाली, चलो अगर लड़ना है तो लड़ो। बकवास बंद करो। विभिन्न देशों के राजनयिक अत्यंत क्रोधित थे, लेकिन वे असहाय थे। आजकल उनमें से प्रत्येक देश पीले आकाश संप्रदाय द्वारा तबाह हो चुका था और पुनर्बहाली के दौर से गुजर रहा था तथा एक बड़े युद्ध के लिए सेना जुटाने में असमर्थ था। एक बार जब कोई बड़ा युद्ध शुरू हो जाता है तो जीत या हार की परवाह किए बिना उनकी राष्ट्रीय शक्ति को बहुत नुकसान पहुंचता है। वे जुआ खेलने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। अंत में वे अपमानित होकर वापस लौट आए। केवल महान जू साम्राज्य का दूत वापस नहीं लौटा, क्योंकि लिन बेईफान ने एक बार फिर उसका सिर काट दिया था। ये समाचार सुनकर महान जू सम्राट इतना क्रोधित हुआ कि उसने इच्छा व्यक्त की कि वह लिन बेईफान की जान लेने के लिए महान ज़िया तक मार्च कर सके। इसके बाद सभी देशों ने सजा के तौर पर ग्रेट ज़िया के साथ सभी राजनयिक और व्यापारिक संबंध तोड़ने का फैसला किया। लिन बेईफान उदासीन था, कह रहा था, मुझे कुलीन परिवारों की नाकाबंदी की भी परवाह नहीं है। आपकी नाकाबंदी से मुझे क्या फ़ायदा? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शाही महल के भीतर अपने दिन बिताते हुए उन्होंने एम्पायर सैंडबॉक्स के माध्यम से पीले आकाश के नीचे तीन जनरलों पर नज़र रखी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे लाइन से बाहर न जाएं, जबकि अपने राष्ट्र को थोड़ा थोड़ा करके मजबूत होते हुए देख रहे थे, जिससे उन्हें बहुत खुशी मिलती थी। तभी हेशेन खुशी से भरा चेहरा लिए दौड़ता हुआ आया। महाराज, आपके विनम्र सेवक के पास आपको बताने के लिए कुछ अच्छी खबर है। कौन सा शुभ समाचार है? हेशेन ने ऊंची आवाज में कहा, मैं महाराज को सूचित करता हूं कि 3 महीने के अथक प्रयास के बाद शिपयार्ड ने अब 20 बड़े जहाज तैयार कर लिए हैं, जिन्हें जल्द ही परीक्षण यात्रा के लिए रवाना किया जाएगा। लिन बेईफान जोर से हंसा, मंत्री जी, ये वाकई अच्छी खबर है। चलिए अभी जाकर देखते हैं। कृपया महामहिम, आपका विनम्र सेवक मार्ग दिखाएगा। लगभग 1 घंटे बाद लिन बेईफान शिपयार्ड पर पहुंचे। अब तक लिन बेईफान के अथक निवेश के बाद शिपयार्ड ने काफ़ी विकास कर लिया था, जिसमें 20,000 से अधिक श्रमिक कार्यरत थे और यह एक साथ 50 बड़े जहाज बनाने में सक्षम था। वर्तमान में 20 बड़े जहाज बनकर तैयार हो चुके हैं और उन्हें जलावतरण के लिए चौक पर कतार में खड़ा कर दिया गया है। ये जहाज लगभग 80 झांग लंबे, 20 झांग से ज़्यादा चौड़े और लगभग 40 झांग ऊंचे थे। इनकी तुलना आधुनिक स्टील के जहाज़ों से नहीं की जा सकती थी, लेकिन इस युग में इन्हें काफ़ी बड़ा माना जाता था। इन जहाज़ों का इस्तेमाल मुख्य रूप से माल ढुलाई के लिए किया जाता था। अच्छा, ये जहाज़ अच्छे से बने हैं, बड़े और मजबूत हैं। इन्हें कब लॉन्च किया जाएगा? लिन बेईफान ने जहाज़ के पतवार को थपथपाया और खुशी से पूछा। महाराज, जहाज़ बनकर तैयार हो चुके हैं और उन्हें किसी भी समय लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि हम उन्हें लॉन्च करने के लिए एक शुभ दिन चुनना चाहेंगे ताकि सौभाग्य आए, हेशेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लिन बेईफान ने जोर से घोषणा की, बहुत बढ़िया। 3 दिनों में एक शुभ दिन होगा। चलो तब उन्हें लॉन्च करते हैं। उस समय मैं व्यक्तिगत रूप से समारोह की देखरेख करूंगा और हमारे महान ज़िया के लिए समुद्री अन्वेषण के महान युग की शुरुआत करूंगा। हाँ महाराज। इस प्रकार सभी लोग जल्दी जल्दी शुभारंभ समारोह की तैयारी में जुट गए। 3 दिन बाद समारोह आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ, जिसमें लोगों की भीड़ जुटी। लिन बेईफान इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने आए। ग्रेट ज़िया द्वारा निर्मित बड़े जहाज़ों को लोगों के संयुक्त प्रयासों से एक एक करके लॉन्च होते हुए और नदी की सतह पर स्थिर रूप से तैरते हुए देखकर लिन बेईफान बेहद खुश था। ये 20 जहाज ग्रेट ज़िया के लिए एक बूंद के समान थे, फिर भी वे एक शुरुआत का प्रतीक थे। इसका मतलब था कि ग्रेट ज़िया के पास अब अपना बेड़ा था। ग्रेट ज़िया में महान यात्राओं का युग शुरू होने वाला है। तारांकन 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 लॉस्ट रिकॉर्ड द्वारा प्रायोजित अध्याय 16/40। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL। प्रायोजित सामग्री। ताकत बढ़ाने का एक बेहतरीन उपाय, जल्द ही परिणाम पा सकते हैं। यह विनर्स फॉल डेंटल से 300 गुना बेहतर है और कीमत बहुत अच्छी है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप। दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 140.1।
गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 140.1 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 140.1। इस युग में बड़े जहाज माल परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन हैं। नदी पर जितने अधिक जहाज होंगे, उतना ही अधिक ये विकसित अर्थव्यवस्था का प्रतीक होगा। उन्नत अर्थव्यवस्था वाले राजवंशों और साम्राज्यों ने रूढ़िवादी अनुमानों के अनुसार कम से कम 1000 जहाज लॉन्च किए हैं। इनमें से कुछ तो समुद्र के निकट भी हैं, जहां समुद्री व्यापार विकसित हो रहा है, और उनके पास 3000 से अधिक बड़े जहाज हैं। हालांकि ग्रेट जिया के पास वर्तमान में केवल 20 जहाज हैं, जो उनकी तुलना में कुछ भी नहीं है, फिर भी यह एक बहुत अच्छी शुरुआत है। लिन बेइफान ने ग्रेट जिया की समृद्धि के बारे में पहले से ही सपने देखना शुरू कर दिया था, जब हजारों जहाज देश के जलमार्गों पर चल रहे थे। अधीर होकर लिन बेइफान ने पूछा, मंत्री जी, बड़े जहाज़ों के लिए हमारी वार्षिक उत्पादन क्षमता क्या है? हम इस साल कितने जहाज़ लॉन्च कर सकते हैं? कुछ देर सोचने के बाद हेशियन ने सिर झुकाकर जवाब दिया, महामहिम को सूचित करने के लिए हमारे शिपयार्ड स्थापित हो चुके हैं, और वर्तमान प्रगति के आधार पर हमारा अनुमान है कि हम प्रति वर्ष लगभग 80 बड़े जहाज बना सकते हैं। चूंकि हम इस वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए ग्रेट जिया की सेवा के लिए लगभग 50 बड़े जहाज लॉन्च किए जाएंगे। लिन बेइफान ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, सालाना 80 जहाज कुछ हद तक अपर्याप्त हैं। 1000 जहाज बनाने में 12 साल से ज़्यादा लगेंगे। इसलिए अपने पैमाने का विस्तार करना जारी रखें और 200 जहाज़ों के वार्षिक उत्पादन तक पहुंचने का प्रयास करें। हेशियन को बहुत दबाव महसूस हुआ। 200 जहाज़ों का वार्षिक उत्पादन उन साम्राज्यों के लिए भी अनसुना था। हम तो एक महान राज्य हैं, क्या हम सचमुच ऐसा कर सकते हैं? लेकिन यदि यह असंभव भी हो, तो भी प्रयास तो करना ही होगा, क्योंकि महामहिम ने आदेश दिया है। महामहिम के आदेश चाहे कितने भी अनुचित हों, उनका पालन अवश्य किया जाना चाहिए, अन्यथा उनकी आधिकारिक टोपी खोने का खतरा हो सकता है। हाँ महाराज, आपका विनम्र सेवक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा, हेशियन ने गंभीर भाव से कहा, मानो उसने सैन्य शपथ ली हो। अच्छा, लिन बेइफान ने ऊंची आवाज में कहा, मुझे आपकी क्षमताओं पर बहुत भरोसा है, मंत्री जी। इसके अलावा इस साल 80 जहाज़ों की सफलता के लिए अतिरिक्त प्रयास करें। शिपयार्ड के लोगों को ये खबर बताएं, और अगर वे इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो मैं निश्चित रूप से उन्हें अच्छा इनाम दूंगा। हाँ, आपका विनम्र सेवक इसका पालन करेगा, हेशियन ने ऊंची आवाज में कहा। इस प्रकार आधा महीना शांतिपूर्वक बीत गया और फिर एक और अच्छी खबर आई। ये शरद ऋतु की फसल का समय था, और महान जिया ने एक बार फिर भरपूर मात्रा में अनाज की फसल काटी थी। महामहिम को सूचित करें कि इस वर्ष हमारे पास अनाज की एक और भरपूर फसल है। उपज XX जिन तक पहुंच गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी से भी अधिक है, जो 25 मिलियन लोगों के लिए वार्षिक खाद्य आपूर्ति के बराबर है। ये पूरे देश के आम लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त से अधिक है। हेशियन ने बहुत उत्साह के साथ इसकी सूचना दी, क्योंकि यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। लिन बेइफान बहुत खुश हुए। अच्छा, बहुत बढ़िया मंत्री जी, आपने एक और बढ़िया योगदान दिया है। हाँ, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हेशियन ने घबराकर उत्तर दिया, ये सब आपके महामहिम की योग्यता के कारण है, यह विनम्र सेवक इसका श्रेय लेने का साहस नहीं कर सकता। लिन बेइफान ने मुस्कुराते हुए डांटा, जो श्रेय आपको मिलना चाहिए वह आपका है। क्या मैं, सम्राट, वास्तव में योग्यता के मामले में अपने मंत्री से प्रतिस्पर्धा कर सकता हूँ? हालांकि अभी के लिए इस उपलब्धि को नोट कर लें और इसे साल के अंत तक बचाकर रखें। मंत्री जी, आप कई अन्य कार्यों के लिए भी जिम्मेदार हैं, जिनमें से सभी अब तक असाधारण रूप से अच्छे से पूरे हो चुके हैं। इसलिए मैं योगदान और पुरस्कारों की गहन समीक्षा करने के लिए वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा करने की योजना बना रहा हूं, और फिर मैं आपको उचित रूप से पुरस्कार प्रदान करूंगा। हेशियन पहले से ही उत्साहित था। अब वह सचमुच कई महत्वपूर्ण कार्यों का प्रभारी था, और उसने उन सभी में परिणाम प्राप्त किए थे जो पुरस्कार के योग्य थे। हर बार मिलने वाला एक इनाम एक बड़े इनाम की तुलना में कुछ भी नहीं है। महामहिम सदैव उदार रहे हैं, उन्होंने अपने मंत्रियों को कभी भी कमतर नहीं आंका। हेशियन ने ऊंचे स्वर में कहा, महाराज, आपकी महान दया के लिए धन्यवाद। तभी लिन बेइफान के दिमाग में एक आवाज गूंजी, डिंग। जैसे जैसे खिलाड़ियों की राष्ट्रीय शक्ति बढ़ी है, आपकी ताकत भी उसी हिसाब से बढ़ी है, जिससे आपको राक्षसी तलवार क्षेत्र से पुरस्कृत किया गया है। राक्षसी तलवार क्षेत्र एक तलवारबाजी क्षेत्र है जो किसी भी तरह से स्वर्गीय तलवार क्षेत्र से कमतर नहीं है। ये राक्षसी पहलू राक्षसों द्वारा ग्रसित होने का संदर्भ नहीं देता है, बल्कि एक प्रकार का जुनून, तलवार के प्रति जुनून है। जब कोई खिलाड़ी राक्षसी तलवार क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उसके हाथ में तलवार एक नारकीय ब्लेड बन जाती है, जिसकी शक्ति 30% बढ़ जाती है। यदि दुश्मन तलवार चलाता है, तो वे इससे दब जाएंगे, जिससे उनकी शक्ति 30% कम हो जाएगी। लिन बेइफान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और तेजी से इस तलवारबाजी क्षेत्र का सार अवशोषित कर लिया। उन्होंने पाया कि तलवार तकनीक 23 का उपयोग करने पर प्रभाव सबसे अच्छा था और शक्ति सबसे मजबूत थी। इस समय लिन बेइफान के दिल में एक संदेह उमड़ आया।
अब जबकि मेरे पास दो तलवारबाजी क्षेत्र हैं, अर्थात स्वर्गीय तलवार क्षेत्र और राक्षसी तलवार क्षेत्र, तो क्या शक्ति होगी यदि मैं एक ही समय में दोनों क्षेत्रों में प्रवेश करूं और तलवार चालें चलाऊं। उसी समय एम्पायर सैंडबॉक्स ने उत्तर प्रदान किया, ये दोनों अवस्थाएं संघर्ष में नहीं हैं। अगर कोई एक साथ दोनों अवस्थाओं में प्रवेश करता है तो तलवार तकनीक की शक्ति 60% बढ़ जाएगी। अगर दुश्मन तलवार चलाता है तो उनकी ताकत 60% कम हो जाएगी। लिन बेईफान बहुत खुश हुए, बहुत बढ़िया। यद्यपि उसकी साधना का स्तर नहीं बढ़ा था, फिर भी उसकी शक्ति में काफ़ी सुधार हुआ था। ये सब फसलों की बम्पर पैदावार के कारण संभव हुआ। इसके बाद लिन बेईफान ने एम्पायर सैंडबॉक्स लॉन्च किया। एम्पायर सैंडबॉक्स मध्यवर्ती स्तर, प्रादेशिक क्षेत्र 1.54 मिलियन वर्ग मील, कृषि योग्य भूमि 1.5 मिलियन वर्ग मील। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, घरेलू संसाधन 522 मिलियन टेल, 3 सोने की खदानें, 4 चांदी की खदानें, 6 तांबे की खदानें, 11 लोहे की खदानें। जनसंख्या 15.24 मिलियन, धनी लोग 3%, आम लोग 65%, गरीब लोग 32%। सैन्य शक्ति 1.2 मिलियन, 14 यूनिट, 4600 मार्शल कलाकार। व्यापक राष्ट्रीय शक्ति 3050 अर्धराजवंश स्तर, इनमें प्रादेशिक क्षेत्र भी सिकुड़ गया है। घरेलू संसाधनों में वृद्धि उल्लेखनीय नहीं है। सैन्य शक्ति के संदर्भ में 3 यूनिट्स को जोड़ने के अलावा कोई अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। जनसंख्या में वृद्धि बहुत अधिक नहीं है, लेकिन जनसंख्या संरचना में बहुत बड़ा बदलाव आया है। मूल रूप से आम लोगों की संख्या 30% से थोड़ी ज्यादा थी, जबकि गरीब लोगों की संख्या 60% से ज्यादा थी। हालांकि बम्पर फसल के बाद यह आंकड़ा पूरी तरह से उलट गया है। आम लोगों की संख्या 65% तक पहुंच गई है और गरीब लोगों की संख्या घटकर 32% रह गई है। इसका मतलब यह है कि लगभग 5 मिलियन लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं और वे एक समृद्ध जीवन की ओर अग्रसर हैं। यह एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण उपलब्धि है, यहाँ तक कि उन साम्राज्यों और राजवंशों के लिए भी आम लोगों और अमीर लोगों की आबादी का 40% से अधिक होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन लिन बेईफान ने 60% से अधिक, यानी 70% के बहुत करीब, उनसे कहीं आगे निकलकर हासिल कर लिया है। ठीक इसी वजह से समग्र राष्ट्रीय शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 3000 को पार कर गई है। इस उपलब्धि को देखकर लिन बेईफान गर्व की भावना महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। इस समय लिन बेईफान के मन में एक विचार आया, एम्पायर सैंडबॉक्स, अब मेरा ग्रेट ज़िया महान राज्यों में बहुत शक्तिशाली माना जाता है। अगला कदम एक राजवंश की स्थापना करना है। राजवंश को तराशने के लिए किन शर्तों को पूरा करना होगा? एम्पायर सैंडबॉक्स ने तुरंत जवाब दिया, डिंग, खेल के नियमों के अनुसार कोई देश तभी राजवंश की श्रेणी में आ सकता है जब उसकी व्यापक राष्ट्रीय शक्ति 3000 से अधिक हो जाए। लेकिन इसके साथ ही कई बुनियादी शर्तें भी पूरी होनी चाहिए। प्रादेशिक क्षेत्रफल 2 मिलियन वर्ग मील से अधिक होना चाहिए। घरेलू संसाधन 400 मिलियन टेल से अधिक। सैन्य शक्ति 2 मिलियन से अधिक है और साथ ही किसी के पास 20 यूनिट भी होने चाहिए। साथ ही भूमि पर शासन करने के लिए एक ग्रैंड मास्टर भी होना चाहिए। एक बार ये सभी शर्तें पूरी हो जाने पर राष्ट्र को राजवंश में पदोन्नत कर दिया जाएगा। साथ ही एम्पायर सैंडबॉक्स अपग्रेड के साथ और भी गेम सुविधाएं अनलॉक करेगा। लिन बेईफान ने गंभीरता से सोचा, इन परिस्थितियों को आसान या कठिन माना जा सकता है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, 2 मिलियन वर्ग मील से अधिक का प्रादेशिक क्षेत्र उनके लिए कठिन नहीं था। वह अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता था। कौन सा पड़ोसी राज्य उसकी लौह घुड़सवार सेना की ताकत का सामना कर सकता था? ग्रेट शेक, ग्रेट झू या 5 पूर्वोत्तर राज्य। लिन बेईफान किसी भी समय अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए तैयार है। 20 मिलियन से अधिक की आबादी के साथ, हालांकि वर्तमान में उनके पास केवल 15 मिलियन लोग हैं और 5 मिलियन की कमी है, यह उनके लिए कोई समस्या नहीं है। अपने क्षेत्र का विस्तार करने के बाद अन्य देशों के लोग उसकी प्रजा बन जाएंगे और जनसंख्या का अंतर शीघ्र ही भर जाएगा। उसे शायद लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखते हुए कि ग्रेट ज़िया कितनी अच्छी तरह विकसित हो रहा है, वे स्वयं ही आ जाएंगे। घरेलू संसाधन 400 मिलियन टेल को पार कर गए हैं और लिन बेईफान ने पहले ही अपना लक्ष्य पार कर लिया है। सैन्य शक्ति को 2 मिलियन से अधिक करने की आवश्यकता है। वर्तमान में उसके पास 800,000 की कमी है। हालांकि यह अंतर काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसे अधिक सैनिकों की भर्ती करके पूरा किया जा सकता है। इसलिए उनके सामने सबसे कठिन समस्या इन्नेट मास्टर्स और ग्रैंड मास्टर्स का मामला था। उन्हें 20 इन्नेट मास्टर्स की आवश्यकता थी, लेकिन वर्तमान में उनके पास केवल 14 ही थे, जो कि 6 से काफ़ी कम है। जन्मजात स्वामी गोभी की तरह आम नहीं थे, उन्हें केवल इच्छा करने से भर्ती नहीं किया जा सकता था। पिछले वर्ष के दौरान लिन बेईफान ने सभी प्रकार की धूर्त रणनीतियों के माध्यम से केवल 8 इन्नेट मास्टर्स की भर्ती करने में कामयाबी हासिल की थी। अब ग्रेट ज़िया की प्रतिष्ठा धूमिल हो चुकी थी और पड़ोसी देशों तथा कुलीन परिवारों द्वारा उसे घेर लिया गया था। इसलिए इन्नेट मास्टर्स की भर्ती करना और भी अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया था। लेकिन यह मुख्य मुद्दा नहीं था, समस्या का मूल ग्रैंड मास्टर था। ग्रैंड मास्टर, ये वह व्यक्ति है जो दुनिया में महारत के शिखर पर पहुंच गया है, जो इतनी ऊंचाई पर खड़ा है कि वहां बहुत ठंड है और उनकी संख्या बहुत कम है।
एक साम्राज्य के भीतर वे परमाणु हथियारों के स्तर के समान हैं। इसके अलावा ये विशेषज्ञ प्रायः कम प्रोफाइल रखते हैं, जैसे कि ड्रैगन का सिर तो दिखाई देता है लेकिन पूंछ नहीं, तथा ये दृष्टि से आता जाता रहता है। लिन बेइफान ने आज तक किसी ग्रैंड मास्टर का सामना नहीं किया है। यहाँ तक कि अगर वह उनमें से किसी से मिलते भी हैं तो उन्हें महान जिया के लिए प्रयास करने के लिए राजी करना स्वर्ग में चढ़ने जितना कठिन होगा। अब लिन बेइफान केवल अपने शिष्य तलवार एल्डर पर ही अपनी उम्मीदें रख सकता है। उन्हें उम्मीद है कि उनकी तलवार की राह सीखने के बाद शिष्य को महान ज्ञान और सफलता मिलेगी, जिससे वह ग्रैंड मास्टर स्तर का महाशक्ति बन सकेगा। लेकिन उनकी समझ को देखते हुए ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण लगता है। ये सोचकर लिन बेइफान ने आह भरने से खुद को नहीं रोका। अफसोस, मैं केवल अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकता हूँ। तारांकन 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 लॉस्ट रिकॉर्ड द्वारा प्रायोजित अध्याय 17/40। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL प्रायोजित सामग्री। सोने से पहले करें ये काम, हमेशा दूर रहेगा सोना। 6 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 140.2। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 140.2। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 140.2। इसके बाद लिन बेइफान ने सैन्य विभाग को सैनिकों की भर्ती करने और घोड़े खरीदने का आदेश दिया, जिसका लक्ष्य 800,000 की सेना एकत्र करना था, जिससे कुल सैन्य शक्ति 2 मिलियन से अधिक हो गई। यद्यपि अधिक सैनिकों की भर्ती करना राष्ट्र पर एक बड़ा बोझ था। महान जिया उस समय न केवल धनी था बल्कि उसके पास प्रचुर मात्रा में खाद्य आपूर्ति भी थी, जो सैनिकों का समर्थन करने में पूरी तरह सक्षम थी। सैनिकों की भर्ती करने के बाद लिन बेइफान ने क्षेत्रीय विस्तार शुरू करने से पहले उन्हें 2 से 3 महीने तक प्रशिक्षित करने की योजना बनाई। जहां तक ग्रैंड मास्टर और इन्नेट का सवाल है तो इसे केवल भाग्य पर छोड़ा जा सकता है। लिन बेइफान के आदेश मिलते ही युद्ध मंत्रालय तुरंत कार्रवाई में जुट गया। सैनिकों की भर्ती बहुत सुचारू रूप से हुई, क्योंकि लिन बेइफान ने उदार सैन्य वेतन की पेशकश की थी और विशिष्ट सेवा के लिए पर्याप्त पुरस्कार थे। एक साधारण सैनिक 1 साल में 7 या 8 टैल चांदी कमा सकता था। अगर वे पर्याप्त मिशन पूरे कर लेते तो 1 दर्जन या उससे ज्यादा टैल चांदी कमाना कोई समस्या नहीं थी। 2 साल बाद कोई भी व्यक्ति कंक्रीट का मकान खरीद सकेगा, तो कौन इसके लिए लालायित नहीं होगा। इसलिए हर कोई कार्य करने के लिए प्रेरित हुआ। शाही दरबार फिर से सैनिकों की भर्ती कर रहा है। ये बहुत बढ़िया है, अब मेरी बारी है। ग्रेट जिया में सैनिक बनना अमीर बनने का सबसे तेज तरीका है। बगल के उस मूर्ख को देखो, वह 1 साल से भी कम समय से सैनिक है और उसने पहले ही इतना पैसा कमा लिया है कि एक घर खरीद सकता है। बिल्कुल, और सैनिकों के रूप में घर खरीदते समय उन्हें छूट भी मिलती है। मुझे बहुत ईर्ष्या होती है। बस कुछ साल सेना में सेवा करो और तुम्हारे पास सब कुछ होगा। हा। बहुत हो गई बात, अब मैं नामांकन करने जा रहा हूँ। मैं सैनिक बनना चाहता हूँ। हर कोई बहुत उत्साहित था और अकेले पहले दिन ही 300,000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया। ग्रेट जिया मिलिट्री अकादमी में प्रशिक्षण ले रहे जनरल काफ़ी बेचैन थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसा इसलिए था क्योंकि ग्रेट शियास का भर्ती अभियान उनके लिए काफ़ी लाभदायक था। वे वर्तमान में सैन्य अकादमी में अध्ययन कर रहे थे और जब तक वे सफलतापूर्वक स्नातक होंगे तब तक शाही दरबार द्वारा युद्ध में सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए उन पर बहुत अधिक निर्भरता रहेगी। दूसरे शब्दों में, इन 800,000 सैनिकों को मूलतः उनके लिए तैयार किया जा रहा था। काओ, जो कक्षा में था, ने ये दृश्य देखा और मन ही मन हंसने लगा। आप सभी को हाल ही में हुए घटनाक्रमों के बारे में पता ही होगा। महामहिम ने 800,000 सैनिकों की भर्ती का आदेश दिया है, जो कोई छोटी संख्या नहीं है। हालांकि वर्तमान में हमारे पास कमांडरों की कमी है, इसलिए आप सभी के लिए अवसर आ गया है। जब तक आप यहाँ लगन से अध्ययन करते हैं और सफलतापूर्वक स्नातक होते हैं, तब तक आप युद्ध में सेना का नेतृत्व करने के लिए बाहर जा सकेंगे। इसलिए आपको आगे दिए गए व्याख्यानों को ध्यान से सुनना चाहिए और महामहिम ने आप पर जो भरोसा जताया है उसे पूरा करना चाहिए। प्रशिक्षण ले रहे जनरलों में उत्साह भर गया और वे एक स्वर में बोले, हाँ वाइसडीन, हम निश्चित रूप से कड़ी मेहनत से अध्ययन करेंगे और आपके और महामहिम के विश्वास को धोखा नहीं देंगे। काओ ने संतोष में सिर हिलाया। ये बच्चे वास्तव में सीखने योग्य हैं। इसके अलावा जनरलों तियानगोंग, डिगोंग और रेंगोंग, आप में जन्मजात शक्ति है और आप यहाँ व्यवस्थित रूप से अध्ययन भी कर रहे हैं, जिससे आपके महत्वपूर्ण उपयोग की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप और भी अधिक ईमानदारी से अध्ययन करेंगे और इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाएंगे। पीले आकाश संप्रदाय के 3 जनरल भी उत्साहित थे। हाँ वाइसडीन। ग्रेट जिया को सैन्य भर्ती की लहर ने अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन प्रतिक्रिया स्वरूप आसपास के देशों में तनाव बढ़ गया।
ग्रेट जिया सैनिकों की भर्ती किस लिए कर रहा है? निश्चित रूप से युद्ध के लिए। यदि वे लड़ने जा रहे हैं तो वे किसके खिलाफ लड़ेंगे? ये निश्चित रूप से पड़ोसी देश हैं। उनकी राष्ट्रीय शक्ति कमज़ोर है, वे महान जिया के लौहखोरों का सामना नहीं कर सकते। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पिछले कार्यों से ग्रेट जिया नाराज़ हो गया हो? बहुत संभव है। मैंने सुना है कि मूर्ख सम्राट हर छोटी मोटी बात को गिनता है, जो भी उसे अपमानित करता है वह उससे बदला लेता है, और वह कभी भी किसी भी दुश्मनी को रात भर इंतजार नहीं करने देता। बिल्कुल नहीं, आप जो कह रहे हैं वह मुझे सचमुच डरा रहा है। क्या ये झूठ हो सकता है? उन देशों पर नज़र डालें जिन्होंने ग्रेट जिया को नाराज़ किया है, उनमें से कितनों को अच्छा नसीब हुआ है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन बकवास। ये सच है। मो किंगडम, एन किंगडम, शान किंगडम, पेन किंगडम और यहाँ तक कि ग्रेट यू किंगडम भी नष्ट हो गए क्योंकि उन्होंने ग्रेट जिया को नाराज़ किया था। अब हमारे देश को पीले आकाश संप्रदाय द्वारा तबाह कर दिया गया है। हमारी राष्ट्रीय शक्ति बहुत कम हो गई है। हम ग्रेट जिया की लाखों मजबूत सेना का सामना नहीं कर सकते। हमें ग्रेट जिया से माफ़ी मांगने के लिए जल्दी से एक उदार उपहार भेजना चाहिए। जल्दी करो, उन जेड शेरों की जोड़ी को बाहर निकालो और उन्हें महान जिया सम्राट के पास भेज दो। विभिन्न देश तुरंत महान जिया से माफ़ी मांगने के लिए उदार उपहार लेकर निकल पड़े। लिन बेईफान ने बिना किसी अपवाद के उनके द्वारा भेजे गए सभी उपहार स्वीकार कर लिए, फिर भी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया जिससे उन्हें उसके इरादों का अनुमान लगाने का मौका मिल गया। इससे विभिन्न राष्ट्र चिंतित और बेचैन हो गए, वे करवटें बदलने लगे, सो नहीं पाए। इस प्रकार उनके पास सैनिकों की भर्ती करने और घोड़े खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, तथा वे किसी भी समय महान जिया के साथ युद्ध के लिए स्वयं को तैयार कर लेते थे। ये दृश्य देखकर लिन बेईफान अपनी हंसी रोक नहीं सके। उन्होंने सेना जुटाने और घोड़े खरीदने का साहस किया क्योंकि उन्हें एक मजबूत राष्ट्रीय शक्ति का समर्थन प्राप्त था। लेकिन ये राष्ट्र अभी अभी पीले आकाश संप्रदाय द्वारा तबाह किए गए थे। उनकी राष्ट्रीय शक्ति बहुत कम हो गई थी, उनकी ताकत कमज़ोर हो गई थी, और फिर भी उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत की। वे खुद को नीचे खींचने की राह पर थे। लिन बेईफान को ऐसी परिस्थितियां सबसे अधिक पसंद थीं। तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम्हारा देश लगभग ध्वस्त न हो जाए, फिर मैं अपनी सेना भेजूंगा और एक ही झटके में इसे जीत लूंगा। इस समय महान जू साम्राज्य के शाही महल में महान जू साम्राज्य के सम्राट के चेहरे पर बहुत गंभीर भाव था। इस वर्ष उनकी अनाज की फसल कम हो गई थी। पीले आकाश संप्रदाय द्वारा उत्पात मचाने तथा आम लोगों और सैनिकों को बहकाने के कारण कई खेत बंजर और रौंदे हुए रह गए, जिसके परिणामस्वरूप इस वर्ष अनाज की फसल में लगभग 30% की कमी आई। अनाज में 30% की कमी सचमुच जीवन मरण का मामला था। आपको पता होना चाहिए कि उनका वार्षिक अनाज उत्पादन सिर्फ उनके स्वयं के भोजन के लिए पर्याप्त है। अब लगभग 1/3 कम होने से इसका मतलब है कि लगभग 7 मिलियन आम लोग भूखे रहेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब आम लोग भूखे रहेंगे तो इससे कई समस्याएं पैदा होंगी। विद्रोह और बगावत आम घटनाएं हैं जो राष्ट्रीय अस्थिरता और व्यापक दुख का कारण बन सकती हैं। इस प्रकार महान जू सम्राट ने सिरदर्द के साथ पूछा, मेरे मंत्रियों, आप सभी वर्तमान स्थिति से अवगत हैं, क्या आप में से किसी के पास कोई अच्छी रणनीति है? एक बुजुर्ग मंत्री ने खड़े होकर गंभीरता से कहा, महाराज, इस समय केवल 2 ही समाधान हैं। क्या किया जा सकता है? महान जू सम्राट ने पूछा। पहला तरीका है बाहरी दुनिया से खाद्यान्न खरीदना। हालांकि चूंकि हम बहुत सारा खाद्यान्न खरीद रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि कुछ लोग इस स्थिति का फायदा उठाकर कीमतें बढ़ा दें। अनाज की कीमत बहुत ज़्यादा हो सकती है। महान जू सम्राट इस पद्धति से बहुत नाखुश थे। अनाज खरीदने के लिए पैसा खर्च करने का मतलब था अपना ही पैसा खोना। यद्यपि उसके पास काफ़ी धन था, फिर भी कौन सोचेगा कि उनके पास बहुत अधिक धन है। इसके अलावा उसके लिए तो आम लोग सिर्फ चींटियों का झुंड थे। चींटियों के झुंड को बचाने के लिए कौन अपना पैसा खर्च करेगा? सीधे शब्दों में कहें तो वह अनाज खरीदने पर पैसा खर्च करने की बजाय आम लोगों को भूखा रखना पसंद करेंगे। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है लूटपाट करना। मंत्री ने रिपोर्ट जारी रखी। हालांकि हमारी अनाज की फसल कम है, लेकिन पड़ोसी राज्य के पास अभी भी अनाज है। हम इसे जब्त करने के लिए सेना भेज सकते हैं और अपने खाद्य संकट को हल कर सकते हैं। महान जू सम्राट इस पद्धति से बहुत प्रसन्न हुए। उनके अनुसार अनाज लूटने के लिए सेना भेजने का मतलब था ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सैनिकों और घोड़ों का नुकसान। लेकिन खोए हुए सैनिकों को हमेशा फिर से भर्ती किया जा सकता था। इतने सारे लोगों के साथ अगर एक बैच मर जाता है तो दूसरा बैच खड़ा किया जा सकता है। इस पर महान जू सम्राट ने ताली बजाई और हंसते हुए कहा, यह विचार अच्छा है। अगर हमें लूटना है तो हमें किस देश को निशाना बनाना चाहिए? हमारे लिए सबसे आसान लक्ष्य दक्षिण पूर्व के 5 देश हैं। क्योंकि उनके देश छोटे हैं और उनके लोग कमज़ोर हैं, इसलिए वे हमारी लाखों की सेना का सामना नहीं कर सकते। बूढ़े मंत्री ने ऊंची आवाज़ में कहा। महान जू सम्राट ने अपना हाथ मेज पर पटक दिया और उठ खड़े हुए। अच्छा, हम 5 दक्षिण पूर्वी देशों में सेना भेजेंगे और उनका अनाज जब्त करेंगे। तारांकन तारांकन तारांकन। लॉस्ट रिकॉर्ड द्वारा प्रायोजित अध्याय 18/40। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL
प्रायोजित सामग्री। सोने से पहले करें ये काम, हमेशा दूर रहेगा सोना। 6 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।